हेलो, तो आज हम सोल्व कर रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024-25 क्लास 12 मैथमेटिक्स। तो ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को करना है। इसी से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर हमारे पास एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं। 38 क्वेश्चन आएंगे, सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। 5 सेक्शन में डिवाइडेड है क्वेश्चन पेपर, ए बी सी डी एंड ई में। सेक्शन ए में 1 to 18 तो एमसीक्यू आएंगे 1 मार्क्स के, और 19-20 एजर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। सेक्शन बी में 21 to 25 वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे 2 मार्क्स। सेक्शन सी में 26 to 31 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स। सेक्शन डी में 32 to 35 लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स। सेक्शन ई में 36 to 38 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में 1 इंटरनल चॉइस मिलेगी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, है ना। और साथ ही साथ 2 क्वेश्चन इंटरनल चॉइस मिलेगी सेक्शन बी में, 3 क्वेश्चन इंटरनल चॉइस मिलेगी सेक्शन सी में, 2 क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस मिलेगी सेक्शन डी में। और जैसा कि मैंने बताया सेक्शन ई में सब पार्ट में 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगी। कैलकुलेटर का यूज अलाउड नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 4a स्क्वायर मैट्रिक्स ए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, तो उसके लिए हमको ये इक्वेशन गिवन है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए प्लस एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं। तो इस इक्वेशन में गिवन है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो, इस मैट्रिक्स में से मैं कॉमन ले सकता हूँ 2025। ठीक है, 2025 कॉमन लेंगे तो हर एलिमेंट से कॉमन आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि ये क्या बच गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, तो बस अब हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है बेटा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के। तो ये देखो ये आई है, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 2025। तो डिटर्मिनेंट ए पूछा था, उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बस वो हमको याद रखना चाहिए, डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1। और n क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या है 3/3। तो n की वैल्यू कितनी हुई 3, तो यहाँ n की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं, n की जगह पे 3। तो यहाँ जो ये वैल्यू है यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3। तो ये डिटर्मिनेंट a टू द पावर 3-1 यानी डिटर्मिनेंट a स्क्वायर, यानी कि डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी है 2025, तो उसका आ गया स्क्वायर। हमसे वैल्यू पूछी थी डिटर्मिनेंट a प्लस एडजॉइंट a, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू है 2025 और एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट है ये 2025 होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान है, बस हमको छोटा सा फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान है हमारा, मैट्रिक्स चैप्टर से, ये भी मैट्रिक्स से है। तो हमको अज्यूम करना है x y z w एंड p आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/n 3/k 2/p n/3 p/k, ये सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है रेस्पेक्टिवली। देन द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड। तो py और wy डिफाइन है, p इंटू वाई प्लस w इंटू वाई, ये डिफाइन है। तो p का ऑर्डर क्या है वो लिख देते हैं हम, p क्या है लास्ट वाला मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर है p/k, यहाँ लिख देते हैं p/k। फिर है y, तो y का ऑर्डर क्या है, y कौन सा मैट्रिक्स है सेकंड वन, तो ये सेकंड वन पे आ गया 3/k, तो y का मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, y का ऑर्डर आ गया 3/k। ऐसे ही हम w का मैट्रिक्स w का ऑर्डर लिखेंगे, w है सेकंड वन लास्ट से सेकंड है ना, तो n/3 आ गया w का क्या आ गया n/3। ठीक है, w का आ गया है n/3, तो यहाँ हमने लिखा n/3 और फिर y का ऑर्डर हमने पहले लिखा है 3/k। तो अब हमको एक बात पता होनी चाहिए कि p इंटू वाई ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है ना, ये तो है डिफाइन है। अगर ये मल्टीप्लाई डिफाइन है तो इसका मतलब क्या होगा, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, यानी कि k = 3। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आया k = 3 होना चाहिए। मल्टीप्लाई के बाद p और y मल्टीप्लाई के बाद जो ऑर्डर बचेगा हमारे पास वो आएगा p इंटू k। क्या आएगा p इंटू k। यहाँ देखो ये 3 ऑलरेडी इक्वल है, यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आया। और यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी n/k। तो ये तो मल्टीप्लाई की बात हो गई। अब है ऐड, तो ऐड भी तो डिफाइन है, अगर ये पूरा डिफाइन है तो पहले मल्टीप्लाई डिफाइन है और फिर ऐड डिफाइन है। तो ऐड डिफाइन कब होता है, ऐड कब होते हैं दो मैट्रिक्स जब उनका ऑर्डर सेम होता है, यानी कि p/k इक्वल टू n/k। तो यहाँ देखो k तो पहले से ही इक्वल है, तो p और n यहाँ से इक्वल आ गए, यहाँ से क्या आया p = n। अब दो हमारे पास दो चीज़ें हमने निकाली, k = 3 और एक p = n। कौन सा ऑप्शन है वो देख लेंगे, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द इंटरवल इन विच द फंक्शन f डिफाइंड बाई fx = e टू द पावर x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये e टू द पावर x, ये जो फंक्शन हमारा गिवन है fx = e टू द पावर x, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा ये हमको बताना है। तो बस हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंक्रीजिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है तो क्या आएगा, डिक्रीजिंग आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं इस फंक्शन का, तो f'(x) इक्वल टू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। अब ध्यान से सुनो, x की वैल्यू में चाहे कुछ भी लूँ, चाहे मैं प्लस में लूँ या चाहे मैं माइनस में लूँ या मैं 0 लूँ या फ्रैक्शन में लूँ, किसी में भी लूँ, तो ये वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। f'(x) ग्रेटर देन 0 यानी कि dy/dx बोल सकते हैं f'(x) को, अगर इस फंक्शन को y बोले तो dy/dx या f'(x) ग्रेटर देन 0 इट मींस इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है हर जगह, x की वैल्यू कोई भी ले का मतलब क्या, -∞ टू +∞, ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ऑप्शन आ जाएगा हमारा सी वाला। फॉर एग्जांपल जैसे e की वैल्यू में माइनस में लेता हूँ -2, तो ये एक्चुअल में क्या है 1/e²। ठीक है, पावर नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। e की वैल्यू क्या है 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2 भी अगर तुम लोगे थोड़े अप्रोक्सीमेशन के लिए तो 2 का स्क्वायर 4 1/4 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये तुम्हारी x की वैल्यू चाहे तुम प्लस लो या माइनस लो, दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसलिए इस वाले इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, यानी कि हर जगह ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा a एंड b आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर विद डिटर्मिनेंट a = 5। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू हमको गिवन है, डिटर्मिनेंट a = कितना है 5। हमको जो पूछा है वो पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ b इनवर्स a b होल स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर अंदर है, कोई बात नहीं, स्क्वायर का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में ये पावर है बाहर आ सकती है, यानी कि मैं फॉर्मूला लिखूँ a स्क्वायर का डिटर्मिनेंट का मीन्स है a डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, है ना। तो ये थोड़ा सा तुमको याद रखना है। ठीक है, तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ b इनवर्स a b का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। तो देखो ध्यान से a इंटू बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, अलग अलग हो जाता है डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b, यानी कि डिटर्मिनेंट को हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारा b इनवर्स का डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट, b का डिटर्मिनेंट का क्या आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, बस एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए,
कौन सा फॉर्मूला कि किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, ये हमको याद है। डिटर्मिनेंट ए नहीं, यहाँ बी लिया है मैंने मैट्रिक्स, तो यहाँ क्या आएगा डिटर्मिनेंट बी। तो ये फॉर्मूला और याद होना चाहिए तुमको। तो यहाँ फॉर्मूला रख देते हैं। तो बी इन्वर्स का डिटर्मिनेंट मीन्स 1 बाई डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी का क्या है होल स्क्वायर। तो ये डिटर्मिनेंट बी कैंसिल हो गया, क्या बचा डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ए कितना है हमारा 5, तो ये आ गया 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25। तो ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा 5 स्क्वायर ही गिवन है तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ n सच दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होने के लिए यहाँ जो हमारा n आ रहा है x टू द पावर n, इस n की वैल्यू क्या होगी ये हमको प्रूफ बताना है कितनी होगी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखा x टू द पावर n dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू y log y माइनस log x प्लस 1 और ये पूरा है ब्रैकेट। ठीक है, चलो x टू द पावर n डिवाइड में मतलब कि होमोजीनियस इक्वेशन बताने के लिए हम क्या करते हैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या आया y डिवाइड बाई x टू द पावर n। अब यहाँ थोड़ा सा एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, log m माइनस log n क्या होता है log m अपॉन n। तो ये आ गया log y बाई x और माइनस में 1। तो अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो दिस शुड बी फंक्शन ऑफ y बाई x। ठीक है, क्या होना चाहिए, किसका फंक्शन होना चाहिए y बाई एक्स का। तो y बाई एक्स की हर जगह पावर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ देखो y बाई एक्स है, यहाँ y की पावर 1 है, तो यहाँ x की पावर क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट फंक्शन y बाई एक्स का हो जाएगा, y बाई एक्स ब्रैकेट में log y बाई एक्स माइनस 1। तो ये पूरा फंक्शन y बाई एक्स का हो गया है, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए 1। तो ये y बाई एक्स log y बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, ये y बाई एक्स की पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ स्क्वायर भी आ सकता था, अगर यहाँ y स्क्वायर आता तो यहाँ x स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ अगर y क्यूब है तो यहाँ x क्यूब आना चाहिए, यानी कि पूरा कंप्लीट फंक्शन y बाई एक्स में होना चाहिए। ठीक है, तो y बाई एक्स में अगर इस फंक्शन को करेंगे हम तो यहाँ y की पावर 1 है तो x की पावर भी 1 होनी चाहिए। बस खत्म, इतना सा क्वेश्चन था ये। ऑप्शन आ जाएगा हमारा इसमें बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 आर कोलिनियर देन x1 इनटू y2 इज इक्वल टू। तो कोलिनियर पॉइंट है मींस द एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं जब हमको 3 कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं। तो चलो देखते हैं। तो पहले लिखा हमने x1 y1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1 लास्ट में 1 लिखते हैं। फिर सेकंड कोऑर्डिनेट लिखा x2 y2 फिर 1 लिखते हैं। फिर थर्ड कोऑर्डिनेट लिखा x1 प्लस x2 और यहाँ आ जाएगा y1 प्लस y2 और यहाँ पे 1 और इक्वल टू कितना 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, यहाँ हाफ और होता है, हाफ भी उधर जाके 0 हो गया। ठीक है, चलो आगे सुनो। तो अब इसको बस कुछ नहीं करना है, क्या करना है इसको ओपन कर देना है ना, इसको सोल्व कर देना है डिटर्मिनेंट को। तो कैसे सोल्व करते हैं, हमने फर्स्ट टर्म लिया, फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो फर्स्ट रो में क्या क्या है, तो फर्स्ट रो के अलोंग इसको हम क्या कर सकते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट लिया हमने x1 ब्रैकेट में क्या आएगा x1 वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो y2 मल्टीप्लाई 1 और y1 प्लस y2 मल्टीप्लाई 1 बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलो तो करते हैं। तो y2 मल्टीप्लाई 1 y2 आया, बीच में माइनस आके ये दोनों मल्टीप्लाई y1 प्लस y2 आएगा, माइनस से दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस में लेते हैं, फिर ये क्या लेते हैं माइनस में। तो माइनस में y1 ब्रैकेट में अब किन किन को मल्टीप्लाई कर देंगे, y1 वाले रो कॉलम हटा देंगे तो ये x2 मल्टीप्लाई 1 और माइनस x1 प्लस x2। ठीक है, चलो तो यहाँ हमने ये हटा दिया था तो x2 मल्टीप्लाई 1 x2 माइनस और ये x1 प्लस x2 आएगा तो बाहर माइनस है तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस। फिर हमने लिया प्लस 1 मान लेंगे तो ये हटा देंगे तो x2 मल्टीप्लाई ये आएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, x2 मल्टीप्लाई y1 x2 मल्टीप्लाई y2 x2 y1 प्लस x2 y2 बीच में माइनस आएगा, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x1 y2 और x2 y1 दोनों माइनस के हो जाएंगे। x1 y2 माइनस x2 y2 इक्वल टू कितना 0। चलो बेटा ये y2 कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा ओनली माइनस का x1 y1, ये यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, हाँ x2 कैंसिल हो रहा है तो ये क्या बच जाएगा प्लस का y1 x1। ठीक है, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ x2 y2 कैंसिल हो गया है तो क्या बचा प्लस x2 y1 और माइनस x1 y2 विच इज इक्वल टू 0। अच्छा ये भी कैंसिल हो गई। ठीक है, चलो तो क्या है हमारे पास x2 y1 इक्वल टू x1 y2। वैल्यू किसकी पूछी थी x1 y2, तो x1 y2 की वैल्यू क्या आई x2 y1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है x2 y1 ऑप्शन ए। तो इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन तुमको करनी पड़ेगी, डिटर्मिनेंट को सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स गिवन है इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्चुअल में होता क्या है वो मैं पहले बता देता हूँ कि ए का हम ट्रांसपोज करें दैट विल बी माइनस ए, तो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर तुम इस फॉर्मूला का यूज करके करोगे तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो डायगोनल के एलिमेंट है वो क्या होते हैं 0। तो डायगोनल में ए आ रहा है यानी कि इस ए की वैल्यू कितनी आएगी 0। ठीक है, डायगोनल को छोड़ के जो मिरर इमेज है जैसे यहाँ माइनस बी और यहाँ आ रहा है 2। ठीक है, एक जगह आ रहा है माइनस बी एक जगह आ रहा है 2, तो वो अपोजिट साइन चेंज करना होता है। ठीक है, माइनस बी इक्वल टू माइनस 2 यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई 2। नहीं समझेगा, वैसे डायरेक्ट कर लो, यहाँ माइनस बी आ रहा है यहाँ प्लस 2 आ रहा है तो एक का साइन चेंज कर दो। ठीक है, अपोजिट साइन क्या होता है। सेम इसी तरह से हम सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ देखो सी आ रहा है, ये यहाँ पे मिरर होगा तो सी के अपोजिट क्या आ रहा है 2, तो सी की वैल्यू क्या होगी माइनस 2। कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ कुछ गड़बड़, हाँ ठीक ठीक ठीक। बी के ये आएगा 3 आएगा बेटा। ठीक है, बी के पास कौन सा आएगा 3, तो यहाँ आएगा और यहाँ। ठीक है, माइनस बी इक्वल टू आएगा माइनस 3, तो बी इक्वल टू आ जाएगा 3। तो यहाँ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू कितनी 0, बी की वैल्यू कितनी 3, सी की वैल्यू कितनी माइनस 2। तो 3 माइनस 2 कितना होता है बेटा 1, तो यहाँ ए की वैल्यू आ गई हमारी 1। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रोबेबिलिटी से। तो क्वेश्चन है फॉर एनी टू इवेंट ए एंड बी पी नॉट ए गिवन है, पी नॉट ए इज गिवन, पी नॉट ए दैट इज 1/2, फिर पी नॉट बी गिवन है दैट इज 2/3, फिर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज ऑल्सो गिवन 1/4। हमसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट अपॉन बी नॉट, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। ठीक है, तो कुछ भी अलग नहीं है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ आएगा हमारे पास ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन
पी बी बार। तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा, इसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का होल डैश पूरे पे बार अपॉन पी बी बार। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो निकाल सकते हैं ना। देखो जैसे कि अगर मैं लिखूँ पी ए बार, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस पी ए। इसी तरह से पी ए यूनियन बी का बार है, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन पी बी बार। ठीक है, चलो तो अब हमको बस ओनली क्या निकालना है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पी बी नोट तो हमको गिवन है, दैट इज 2/3। तो ए यूनियन बी की वैल्यू कब निकलेगी, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए भी हमारे पास पी ए पी बी की वैल्यू होनी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी तो डायरेक्टली 1 है। तो पी ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया 1 माइनस पी ए नोट, तो 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा 1/2, और पी बी की वैल्यू जो हम निकाल सकते हैं यहाँ से वो आ जाएगी 1 माइनस 2/3, तो कितनी आ जाएगी 1/3। तो ये तीनों वैल्यू हम इसमें रख देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी का। तो पी ए कितना है, पी ए है हमारा 1/2, पी बी कितना है 1/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 1/4। एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, कितना हुआ 6 4 10 माइनस 3 7/12। ठीक है, बस अब ये वैल्यू रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं हम 1 माइनस 7/12 डिवाइड बाई पी बी नोट कितना है 2/3। तो कैलकुलेशन तो आती होगी ना, 12 माइनस 7 5/12 और डिवाइड बाई 2/3 है, ये इन्वर्स हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो कितना आ गया अपना आंसर 5/8 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 5/8 देख लो, 5/8 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी फॉर्मूले पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी है, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी है, ठीक है, उनका तुमको अच्छे से कर लेना है। चलो देखो, द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज ऑब्ट्यूज। एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है कि जो एंगल है, द वैल्यू ऑफ अल्फा की वैल्यू निकालनी। ठीक है, चलो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है, दैट इज ग्रेटर देन 90 लेस देन 180। तो ये होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 से 180 लेता हूँ, तो कोस का ग्राफ देखा है क्या, कोस का ग्राफ क्या होता है, यहाँ से ऐसे, ये वैल्यू यहाँ पे क्या है 90 से, और फिर हम 180 लेके जाते हैं। तो ये जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 0, 0 से लेस देन होती है ना कोस थीटा की वैल्यू, कहाँ से कहाँ, π/2 से 180 यानी कि पाई तक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोस थीटा, जब थीटा हमारा ऑब्ट्यूज होगा तो कोस थीटा क्या होगा, लेस देन 0। कोस थीटा का फॉर्मूला लगा दे सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यहाँ पी क्यू है तो पी क्यू में लिख दिया है, ये दोनों डिटर्मिनेंट उधर जाके मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ओनली हमारा पी डॉट क्यू, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर लेस देन 0, इसको हमको सोल्व करना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई वालों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या है, आई वाला 2α² और यहाँ क्या है 1, तो 2α² इंटू 1 कितना है 2α²। ठीक है, फिर हम करते हैं जे वालों को मल्टीप्लाई, तो जे वाला क्या है यहाँ -3α और यहाँ 1, तो क्या आ गया -3α। फिर के वाले मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 1 है यहाँ अल्फा है, तो 1 इंटू अल्फा यानी कि अल्फा लेस देन 0। तो ये कितना आ गया 2α² माइनस 2α लेस देन 0। यहाँ से 2α हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2α कॉमन आ गया, अल्फा माइनस 1 लेस देन 0। अच्छा, अब ये बन गई इनइक्वालिटी। अब इस टाइप की इनइक्वालिटी को हम वेवी कर्व से सोल्व करते हैं। तो वेवी कर्व में क्या करेंगे भाई, हम ये दोनों पॉइंट ले लेंगे जहाँ पे ये इक्वल टू 0 मार्क है ना, तो या तो 2α = 0 यानी कि अल्फा की वैल्यू एक तो आ गई 0, एक अल्फा माइनस 1 = 0 यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ बाहर प्लस होना चाहिए, बाहर प्लस ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे प्लस से माइनस और ये प्लस, हमको लेस देन 0 चाहिए, तो लेस देन 0 का मतलब माइनस वाला ले लेंगे, तो यानी कि वैल्यू क्या आएगी हमारी 0 to 1। तो 0 to 1 वाला हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये भी करो, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये दोनों जो भी यहाँ से जो हमारे पॉइंट आएंगे इक्वल टू 0 लेके, तो अल्फा की एक तो 0 वैल्यू आएगी, एक 1 आएगी, दोनों को नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, स्टार्ट करेंगे राइट साइड से प्लस देन माइनस देन प्लस। तो हमको लेना है लेस देन 0 यानी माइनस वाला एक ही इंटरवल है 0 to 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो वैल्यू हमको गिवन है डिटर्मिनेंट कहाँ से आ गया, magnitude of a vector that is 3, magnitude of b vector that is 4, magnitude of a plus b, a vector plus b vector that is 5, और फाइंड करना है magnitude of a vector minus b vector। तो बहुत से तरीके से कर सकते हैं, मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 5 गिवन में बोथ साइड इसका कर देता हूँ स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है तो यानी कि वेक्टर क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया 25। तो यहाँ हम वैल्यू रख सकते हैं, वैल्यू नहीं अभी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए डॉट ए क्या होता है, ए डॉट ए होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी डॉट बी क्या होता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। एक आएगा यहाँ से ए डॉट बी, एक आएगा बी डॉट ए, यानी कि डबल हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 25। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विच इज इक्वल टू 25। ये 9 16 कितना हुआ 25, माइनस में जाएगा तो हमारा वैल्यू आया ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड की वैल्यू निकालवाए, फाइंड करवाए, या फिर वो वैल्यू गिवन हो फिर दूसरी वैल्यू, तो इस तरह से इनको सोल्व करते हैं। अब वैल्यू किसकी निकालनी है उसको लिख देते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो। तो इसका हम पहले स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, बाद में रूट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर सेम वैसे ही होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसका डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ जैसे इसमें किया था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हमने ये ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ये 0 हो जाएगा कंप्लीट। तो ओनली बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 यानी कि ये वैल्यू कितनी आई 25। किसकी वैल्यू आई है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ से हम रूट कर देते हैं, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू आ गया 5। वैसे प्लस माइनस 5 आएगा लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस आएगा, तो हमारा आंसर आएगा +5। तो सेम अपना आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, चलो फिर करते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है हमारा 4x + 3y एंड द फेजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सेट ऑफ कांस्टेंट इज शोन इन द ग्राफ। तो ये ग्राफ में सब कुछ गिवन है हमको, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट भी गिवन है, तो कॉर्नर पॉइंट लिख लेते हैं। उन कॉर्नर पॉइंट पे किसकी z की वैल्यू निकाल लेंगे, 0,40 30,20 याद है, 30,20 फिर 40,0, ठीक है, और एक आ जाएगा हमारा 0,0। इन चारों पॉइंट पे z की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आगे देखेंगे हमारा आंसर क्या आएगा। तो z की वैल्यू है हमारे पास 4x + 3y, तो यहाँ तो ओनली y की वैल्यू है, तो 3 × 40 कितना आ जाएगा 120। यहाँ दोनों वैल्यू है, तो 4 × x यानी कि 30, 4 × 30 कितना आया 120 प्लस 3 × 20 ये आ गया 60, टोटल वैल्यू आ गई 180। यहाँ ओनली x है तो 4 × 40 कितना आ गया 160, यहाँ दोनों 0 है तो 0 वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 40,0, 40,0 पे 160 है, नहीं इससे ज़्यादा भी वैल्यू है हमारे पास 180। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज एट 30,20, 30,20 पे मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमारा सही हो जाएगा। वैल्यू ऑफ z 40,0 इज लेस देन द वैल्यू ऑफ 0,40, तो 40,0 पे जो वैल्यू है वो कम है, नहीं ये ज़्यादा है इससे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ z 30,20 इज लेस देन द वैल्यू ऑफ 40,0, तो इससे ये वाली नहीं, क्यू पे जो वैल्यू है दैट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ आर, तो क्यू पे तो ज़्यादा वैल्यू है, लेस देन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बाउंडेड रीजन है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यू निकालो, जो वैल्यू मैक्सिमम आ गई वही हमारा आंसर हो गया, 30,20 पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसका इंटीग्रेशन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx/x³ और 1 + x⁴ और इसका है हाफ, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, ठीक है, चलो निकालते हैं। तो देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, देखो अंदर से x⁴ कॉमन ले लेते, तो यहाँ क्या आएगा 1/x⁴ प्लस 1, कॉमन लेने का मतलब क्या, x⁴ कॉमन लेने का मतलब डिवाइड, तो 1/x⁴ और यहाँ x⁴ डिवाइड बाई x⁴ क्या आ जाएगा 1, ठीक है। हमने x⁴ कॉमन लिया है तो यहाँ बाहर हाफ हो रहा है, तो बाहर क्या आएगा x⁴ का हाफ यानी कि x² बाहर आएगा, क्या आएगा x², यहाँ पावर हाफ है, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, ये जो x³ है, x³ इंटू x², ये क्या हो जाएगा x⁵, क्या हो जाएगा ये x⁵, बस अब कुछ नहीं करना, इसको t लेट कर लेंगे, 1/x⁴ प्लस 1 इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, 1/x⁴ यानी कि x⁻⁻4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा n इंटू x⁻n-1 यानी कि -4 अपॉन है ना, -4 इंटू x⁻⁵, तो पावर को प्लस में करेंगे -4 अपॉन x⁵, डायरेक्ट लिख देता हूँ, -4 अपॉन x⁵ प्लस 1 का 0 हो जाएगा, dx इक्वल टू t का 1 हो जाएगा dt, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ये दोनों वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अच्छा, ये जो -4 एक्स्ट्रा में है इसको हम डिवाइड में लेके जाते हैं, तो यहाँ आ गया dt/-4, तो यहाँ क्या बच जाएगा, फिर यहाँ क्या बच जाएगा, -4 को डिवाइड में ले गए तो 1 बच जाएगा, ठीक है। तो 1/x⁵ dx इक्वल टू dt/4, दो वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करनी है, एक तो ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये देखो ध्यान से, dx/x⁵, इसकी जगह क्या आएगा dt/-4, इसका 1/-4 बाहर लिख देते हैं, dt लिख देते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे है इसकी जगह क्या लिखेंगे हम बेटा, t, तो t⁻½ आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा -1/4 t⁻⁻½ का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कैसे होता है, -1/4 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो कितना आएगा t⁻½ आएगा यानी √t, और ये नीचे हाफ बचेगा, उल्टा मल्टीप्लाई होगा तो 2/1, तो यहाँ आ गया हमारा -1/2 √t, -1/2 √t प्लस c यहाँ से ये स्टार्ट होगा, प्लस c हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। टी की हम वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे टी की जो वैल्यू रखेंगे वो कितना आएगा, -1/2 रूट में टी की वैल्यू क्या थी 1/x⁴ प्लस 1, या इसको लिख सकते हैं x⁻⁻4 प्लस 1 प्लस c। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा, तो देख लो ऑप्शन, अच्छा इसको थोड़ा सोल्व किया है, ऑप्शन में देखो x⁻⁻4 नहीं आ रहा है यानी कि सोल्व किया है, चलो इसको सोल्व कर देते हैं, किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो इसको हम सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सोल्व करने के लिए हम यहाँ जो वैल्यू थी वही लिख देते हैं, वैल्यू क्या थी टी की वैल्यू थी 1/x⁴ प्लस 1, एलसीएम ले लेना बस और कुछ नहीं, -1/2 रूट में एलसीएम लिया x⁴, तो यहाँ आएगा 1 + x⁴ प्लस c, इस x⁴ को हम रूट से बाहर लाएंगे तो क्या आ जाएगा x², ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे x²। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन ये मैच हो रहा है, -1/2 x² और रूट के अंदर है हमारा, रूट के अंदर क्या है 1 + x⁴ प्लस c, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, पेपर थोड़ा लेंथी है, ठीक है, वो बात का ध्यान रखना पड़ेगा तुमको। चलो तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, 0 to 2π कोसेक 0 to 2π कोसेक 7 कोसेक पावर 7x dx। तो यहाँ ये देखते ही हमारे पास एक फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, 0 to 2π fx dx इक्वल टू होता है 0, और या फिर इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ लिमिट हाफ हो जाती है। तो ये 0 कब होता है, 0 होता है इस कंडीशन में जब हम f2a - x की वैल्यू हमारी -fx के इक्वल आ जाए, और ये डबल कब होता है लिमिट हाफ होके, जब हमारा f2a - x की वैल्यू प्लस fx आ जाए। तो बस हमको ये चेक करना है कि ये कौन सी कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा सब fx क्या हो गया हमारा, ये हो गया fx हो गया, ठीक है। तो हमको वैल्यू निकालनी है f2a - x, तो ये क्या है, अच्छा यहाँ 2a आएगा बेटा, वो ध्यान देना, फॉर्मूला में पाई नहीं आता, a आता है यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला में क्या आता है a। तो यहाँ देखो 2a - x किया हमने, तो यहाँ क्या करेंगे 2π - x, तो f2π - x की वैल्यू निकालेंगे, अगर वो -fx आ गया तो आंसर 0 हो जाएगा, और अगर वो आंसर हमारा +fx आया तो इससे हमको सोल्व करना पड़ेगा। तो फंक्शन हमारा ये है कोसेक 7, और x की जगह हम क्या लिखेंगे 2π - x। चलो अभी देखो 2π - x, 2π का मतलब ये लाइन -x यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है माइनस का, तो आंसर क्या आएगा कोसेक 7x माइनस के साइन के साथ, यानी कि ये क्या आ गया हमारा माइनस का fx आ गया, तो अपना आंसर क्या आएगा 0, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला हमको, ये जो प्रॉपर्टी है वो हमको पता होनी चाहिए 7.10 में, न्यू बुक में, ठीक है, ओल्ड बुक में 7.11 थी ये एक्सरसाइज। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा e⁻y' = x, इसका हमको जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो ये है अपना
इक्वेशन से, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमको गिवन है, तो e टू द पावर वाई डैश का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स, दोनों साइड का ले लेंगे लॉग, तो अपना आंसर क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स और यहाँ क्या आ जाएगा लॉग एक्स बेस ई पर, ठीक है, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, ठीक है। चलो अब इसको सोल्व कर सकते हैं बाई सेपरेटिंग द वेरिएबल, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया हमारा लॉग एट बेस ई डी एक्स। अब क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो y का dy का इंटीग्रेशन 1 इंटू dy है तो y हो जाएगा, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसको हम कर सकते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड से, फर्स्ट इंटू सेकंड वाले फॉर्मूला से, ठीक है। किससे कर सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड वाले फॉर्मूला से। तो कैसे करेंगे, 1 इंटू लॉग एक्स लिख लेंगे इसको, फिर आईलेट का यूज़ करेंगे, ILAT इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। फॉर्मूला क्या है वो याद रहना चाहिए, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला नीचे लिख देता हूँ, फर्स्ट फॉर्मूला लिखो क्या, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन। तो इस फॉर्मूला से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, चलो सोल्व करके थोड़ा सा बता ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट सेम यानी कि log x सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या है log x उसका डिफरेंशिएशन 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा x और इसका दोबारा करना है इंटीग्रेशन, तो ये क्या बचेगा 1 और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x, log x इंटू x माइनस x, तो ये आ गया हमारा x log x माइनस x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी, y इक्वल टू x log x माइनस x प्लस c। तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है द ग्राफ ड्रॉन बिलो डिपिक्ट, किसका ग्राफ है, बस अरे सिंपल सा क्वेश्चन है। तो cos x का ग्राफ क्या होता है भाई, 1 से स्टार्ट होता है ना, इन दोनों एक्सिस को चेंज कर देंगे, y एक्सिस को x बना देंगे, x को y बना देंगे, ठीक है। तो उस तरीके से इनको चेंज करके जो हमारा ये जो ग्राफ है वो किसका आ जाएगा, cos x का। 1 से स्टार्ट किसका होता है, cos x का, तो ये देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो ये किसका है, cos x का। इसका डोमेन देख लो, डोमेन क्या है -1 to 1, डोमेन क्या है -1 to 1 और इसकी रेंज क्या है, रेंज क्या है इसकी 0 to पाई, 0 to पाई, तो ये किसका ग्राफ होता है 0 to पाई, ये देखो डी वाला कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ हमारा आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस तुमको देखते ही ये ग्राफ बुक में दिया है वहाँ से देख के समझ सकते हैं कि ये किसका ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ होगा, कोस इनवर्स एक्स का, ये तो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 लीनियर एलपीपी का क्वेश्चन है। चलो तो सब कुछ बनाया रेडी है, सब कुछ बना के रेडी कर रखा है। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे है ना, तो उन कॉन्स्टेंट्स की इक्वेशन वगैरह बना रखी है। फिर ये अपना आ गया कौन सा भाई, ये आ गया हमारा रीजन, जो रीजन आ रहा है अनबाउंडेड, बाउंडेड नहीं है, ओपन आ रहा है, अनबाउंडेड रीजन आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो अनबाउंडेड रीजन आता है तो क्या करते हैं हम, कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं, कॉर्नर पॉइंट पे जेड की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और जेड की वैल्यू जो है वो फिर चेक करते हैं, इसमें वैसे कौन सी निकालनी थी, इसमें निकालनी थी हमको स्मॉलेस्ट की बात थी। तो जेड की वैल्यू देखते हैं कि किस कॉर्नर पॉइंट पे कितनी आ रही है, तो जो मिनिमम वैल्यू होती है, मान लो जैसे कि यहाँ गिवन है मिनिमम वैल्यू कितनी आई 134। अब ये मिनिमम वैल्यू 134 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है। तो ये कैसे पता चलता है, तो जेड की जो हमारी लाइन है, जैसे हमारी है 18x प्लस 10y, मिनिमम की बात हो रही है तो यानी कि लेस देन और 134, इसकी लाइन और ड्रॉ करेंगे, जो कि इसकी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, देखो ध्यान से ये वाली, ठीक है। तो ये वाली लाइन किसकी है, ये जेड की लाइन है ना, जेड की ये वाली इनइक्वालिटी है, लेस देन है तो इसका रीजन आया इधर। अब देखते हैं कि ये जो हमारा अनबाउंडेड का जो पहले रीजन आया था सॉल्यूशन रीजन, इसमें और जो हमने ये इनइक्वालिटी का ये जो बनाया, इसमें कुछ पॉइंट्स कॉमन है क्या, कुछ भी पॉइंट्स कॉमन नहीं है, कुछ भी पॉइंट्स कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 134 ही हमारी क्या है, मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। चलो तो बाकी सब कुछ दे रखा है, देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी आ रही है जेड की 134, कहाँ पे आ रही है 0.3,8 पर, ठीक है। चलो अब इसके ऑप्शन हम रीड कर लेते हैं। तो ऑप्शन में देखो डज नॉट एग्जिस्ट एज द फेजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, तो अनबाउंडेड होता है तो एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ठीक है। ए वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ए वाला रॉन्ग है। डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट डज नॉट हैव एनी पॉइंट कॉमन विद द फेजिबल रीजन, तो इसने बोला कि फेजिबल रीजन के साथ कॉमन पॉइंट नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, एग्जिस्ट करनी चाहिए। फेजिबल रीजन के साथ अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, यहाँ बोला है डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ये ग्रेटर देन ले लिया है तो ये वैसे ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब लास्ट वाला देखो एग्जिस्ट एज द इक्वलिटी डज नॉट हैव एनी पॉइंट इन कॉमन विद द फेजिबल रीजन, तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो ये एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ आर टू जेड डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स, और ये इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमको ये पता होना चाहिए जी आई एफ का ग्राफ कैसे होता है, जी आई एफ का ग्राफ ऐसे होता है, यहाँ पे खाली होता है, खाली नहीं भरा होता है, एक्स इक्वल टू 0 पे 0 वैल्यू ये ऐसे, फिर एक्स इक्वल टू 1 पे वैल्यू डायरेक्ट 1 पहुंच जाती है और 1 से 2 के बीच ऐसे चलती है, ठीक है। तो ऐसे इसका ग्राफ आता है, तो यानी ये जो इंटीग्रल पॉइंट है एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 2, इन पे ग्राफ ब्रेक होता है, यानी कि इन पे ये कंटिन्यूअस नहीं होता, कंटिन्यूअस नहीं होता, साथ के साथ डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। बाकी सभी पॉइंट पे ये ग्राफ क्या होता है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। तो देख लो भाई, नॉट डिफरेंशिएबल बोला है 2.5 पे, ठीक है। तो 2.5 तो 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 2 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन 2.5 पे तो होगा, तो 2.5 पे डिफरेंशिएबल होगा, तो ये गलत हो गया। नॉट कंटिन्यूअस दे दिया, 2.5 पे तो कंटिन्यूअस होगा, बाकी हर जगह बोला ना मैंने कंटिन्यूअस है, ओनली इंटीग्रल पॉइंट यानी 1 2 3 इन पे कंटिन्यूअस नहीं होता, तो ये रॉन्ग है, 2.5 पे कंटिन्यूअस होता है, 2.5 पे नॉट कंटिन्यूअस दे दिया, गलत है। कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2.5, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट ऑब्जर्व एन ओपन एयर हनी बी नेस्ट ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, ओपन एयर हनी बी नेस्ट उसने ऑब्जर्व किया, हुज प्लेन फिगर इज पैराबोलिक, वो पैराबोलिक शेप का था और शेप ये है, ये उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, देन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन y इक्वल टू 4, इन दोनों के बीच का हमको एरिया निकालना है। तो ये जो पैराबोला गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये हमको समझ में आना चाहिए, y की पावर 1 है यानी इट विल बी ऑन y एक्सिस, तो और ये प्लस का है, प्लस आ रहा है तो ये ऐसे शेप का आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और लाइन कौन सी बोली है y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 लाइन कौन सी है, तो यहाँ y इक्वल ये 1 2 3 4 यहाँ 4 होगा, तो ऐसे करके ये y इक्वल टू 4 की आ गई लाइन। तो कौन सा रीजन की बात कर रहा है ये, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये पूरा रीजन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा रीजन की इसकी बात चल रही है। तो ये देखो ये जो रीजन है दैट इज
कवर्ड विद वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के कवर्ड है, तो हम इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे दैट विल बी एक्स डी वाई, और यहाँ जो लिमिट लेंगे वो किसकी लेंगे, वाई की। तो वाई की लिमिट कहाँ से आएगी, 0 to 4 है, तो यहाँ लिमिट ली बेटा 0 to 4 एक्स डी वाई। एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम पैराबोला की इक्वेशन से, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, एक्स इक्वल टू आएगा √4y, 4 का √2 होता है 2√y। चलो अच्छा, साथ में इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम एक्स डी वाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ओनली राइट हैंड साइड वाला ये सेड रीजन आएगा, ये वाला निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दिया है, तो 2 × 0 to y, एक्स की वैल्यू रखी हमने 2√y dy। अच्छा √y का क्या करना है इंटीग्रेशन, तो ये आएगा 4, तो y टू द पावर हाफ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हाफ प्लस 1 3/2 इंटू अपॉन में 3/2, तो ये जो अपॉन में 3/2 है इसको हम मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो बाहर आ जाएगा ये 2/3, लिमिट है 0 to 4, तो ये 4 है बेटा, बस अब कुछ नहीं, बाहर कितना है 8/3, ठीक है। यहाँ y की वैल्यू रखेंगे एक बार 4 टू द पावर 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2, एक बार 4 रखिए एक बार 0, तो ये तो 0 हो गया, तो ये हुआ 8/3, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और उसकी पावर है 3/2, 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 8/3 इंटू 2 क्यूब कितना 8, तो अपना आंसर आ गया 64/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो तो इसको हम रब कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अजर्सन रीजनिंग का, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन हमारा अजर्सन रीजनिंग का है, ये 4 ऑप्शन है, ये ऑप्शन तो रट ही लो तुम, ठीक है। कि ए में क्या होता है, ए एंड आर बोथ ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसमें बोथ ट्रू नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, अजर्सन ट्रू रीजन फॉल्स रीजन ट्रू, ये 4 ऑप्शन तो रट ही लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू mod of x प्लस mod of x minus 1, x बिलोंग्स टू r, देन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, तो ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि मोड फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, किस पॉइंट पर, जहाँ पे मोड के अंदर जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि एक तो x इक्वल टू 0 आया और यहाँ से क्या आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 1, तो इन 2 पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूस तो हर जगह होता है मोड फंक्शन, ठीक है। तो ये अजर्सन हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। अच्छा रीजन में देखिए, सपोज एफ बी डिफाइंड एंड कंटिन्यूस ऑन ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए बी, देन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। तो हमको पता है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होता तभी अपना फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये जो ऊपर वाला रीजन में एक्स इक्वल टू 0 पे हम इस मेथड का यूज करके अगर हम चेक करेंगे तो डिफरेंशिएबल नहीं आएगा, 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं आएगा, और ये फॉर्मूला भी सही है, रीजन भी ट्रू है, यानी कि अजर्सन और रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्सन, यानी कि इस पे आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फंक्शन एफ आर माइनस और मल्टीपल ऑफ 5/2 2 माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू sec x इज नॉट 1 फंक्शन इन इट्स डोमेन। चलो डोमेन कौन सा है, डोमेन है ये वाला, ठीक है। चलो देखते हैं तो ये 1 फंक्शन है या नहीं, फिर हम बताएंगे कि अजर्सन जो हमारा है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हमको sec x का ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है। तो sec x का ग्राफ बनाने के लिए हम पहले बना लेते हैं cos x का ग्राफ, तो cos x का ग्राफ तो आई थिंक सबको पता होगा, cos x का ग्राफ होता है 1 से स्टार्ट होता है ऐसे, ठीक है। अच्छा तो sec x का ग्राफ कैसे होगा, देखो cos π/2 कितना होता है 0, तो sec π/2 क्या होगा अनडिफाइंड, और cos 0 1 होता है, sec 0 कितना होता है 1, यानी कि इस शेप का u शेप का हमारा करवाएगा cos का, अलग मैं कलर ले लेता हूँ तो कि पता चले कि sec का कौन सा है। तो इस तरह से हमारा ये sec x का ग्राफ हमारा बनेगा, ऐसे u शेप का बनेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब ये देखो sec x का जो ग्राफ बना हमारा, sec x का जो हमारा ग्राफ बना उसकी बात करते हैं, तो ये हमारा sec x का ग्राफ बच गया। तो sec x के ग्राफ में अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, मैं एक कोई भी एक लाइन बनाऊँ y इक्वल टू समथिंग, तो ये sec x के ग्राफ को बहुत से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये 1 फंक्शन नहीं है, और हमारा क्वेश्चन में भी वही गिवन है f(x) इक्वल टू sec x इज नॉट 1 फंक्शन इन इट्स डोमेन, तो हमारा अजर्सन क्या हुआ ट्रू हुआ। अब देखो ध्यान से, रीजन में द लाइन y इक्वल टू 2 मीट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोर देन 1 पॉइंट, ये भी बात सही है। अब ये हमारा 1 क्यों नहीं है, क्योंकि y इक्वल टू 2 जो लाइन है वो ग्राफ को 1 पॉइंट से ज़्यादा इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये सपोज करो कि y इक्वल टू 2 ही लाइन है, क्योंकि यहाँ y का क्या होगा 1, ठीक है। तो y इक्वल टू 2 लाइन है, मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इट मींस कि ये 1 नहीं होगा, यानी कि रीजन भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा, दैट इज बोथ अजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्सन। चलो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 21, कोट इनवर्स 3x + 5, कोट इनवर्स 3x + 5 इज ग्रेटर देन π/4, और इसका क्या निकालना है हमको, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x की वैल्यूज़ की रेंज निकालनी है। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकती है उसकी हमको बात करनी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो ये आया कोट इनवर्स 3x + 5 ग्रेटर देन, यहाँ पे आ जाएगा कोट इनवर्स, ये π/4 वैल्यू कहाँ होती है, कोट इनवर्स 1 पे, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं, तो अब हमको एक छोटी सी बात समझनी है, हम बनाते हैं कोट इनवर्स x का ग्राफ। कोट इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, और नीचे भी ऐसे ही होता है, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो, तो इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, कोट इनवर्स x का -1 to 1 होता है, ठीक है। अच्छा तो अब यहाँ देखो कोट इनवर्स 3x + 5 π/4 से ग्रेटर है ना, तो यहाँ π/4 होगा, कहाँ होगा π/4, तो इस पर क्या होगा हमारा 1 और इधर -1, इधर होगा हमारा 0, इधर होगा हमारा π/2 और इधर होगा हमारा π/4, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा फंक्शन है कोट इनवर्स, ये इस डोमेन में, अपने डोमेन में क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, देखो डिक्रीज हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन तभी कभी भी होता है, तो ये समझ में आ गया ना, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वैल्यू कम हो रही है ना। अच्छा तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, जब भी हम कोट इनवर्स को एलिमिनेट करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन से लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोट इनवर्स x क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है इसके डोमेन में, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3x लेस देन कितना आ गया 4, अच्छा -4 आएगा, 5 माइनस में जाएगा, तो x लेस देन आ जाएगा -4/3, -4/3 आ गया अपना आंसर। तो लेस देन है -4/3 से, तो कहाँ तक कम हो सकता है, -∞ to -4/3, ये आ जाएगा हमारा x की वैल्यूज़, तो यही हमारा आंसर है,
ठीक है, बस इसमें एक बात का ध्यान रखना था कि कोट इनवर्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो जब भी हम कोट इनवर्स एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी का ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स आइटम्स इन फैक्ट्री ईच डे इज गिवन बाई, ये सी एक्स कॉस्ट गिवन है हमको, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करना है, कुछ नहीं करना, तो इसका डिफरेंशिएशन करके ये वैल्यू रख देंगे x इक्वल टू 150। चलो सोल्व करते हैं। तो इसका पहले करते हैं हम डिफरेंशिएशन, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिख रहा हूँ, सीधा x इक्वल टू कितना आएगा, देखो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x², तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 13 3 कितना हो जाएगा 39, तो ये आया 0.00039 x²। ठीक है, और यहाँ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना आएगा 0.004x और प्लस 5x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 5। बस इसमें अब हमको x की वैल्यू रखनी है 150, तो ये मार्जिनल कॉस्ट आ गई हमारी 0.00039, यहाँ x² यानी 150 का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर लिख रहा हूँ, 150 का कितना होगा 15 का कितना होगा 22500 प्लस 0.004 इंटू 150 और प्लस में 5, तो इसको हमको अब सोल्व करना पड़ेगा बस। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो 225 मल्टीप्लाई 39 कर लेते हैं, यही कर देता हूँ, 225 मल्टीप्लाई 39, 9 5 45, 4 कैरी, 9 2 18 और 4 22 2 कैरी, 9 2 18 2 20, 3 से करते हैं 3 5 15, 1 कैरी, 3 2 6 7, 3 2 6, तो कितना आया 5 7 7 8, कितना आया 8 7 7 5, ये आया। ठीक है, चलो ये 2 जीरो, तो यहाँ 2 पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 पॉइंट बचेंगे, यानी 8.775। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आ गया। आगे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई तो आसान है, 15 4 60, तो 60 और ये 600 आएगा, तो 600 तो कितना आ जाएगा 15 4 जाएगा 60, 1 0 1 कैंसिल कर दो 2 के बाद, तो यानी 0.6 आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है बेटा +5, बस अब कुछ नहीं करना, ऐड करना है, तो ये 5 को लिख सकते हैं 5.000, यहाँ पे लास्ट में 0 लगा सकते हैं, तो 0 0 ये 5 आया, 0 0 7 आया, फिर ये आएगा 6 7 13, 1 कैरी आ जाएगा, और 5 8 13 14.375, ये अपना आ गया आंसर। ठीक है, तो ये आ गया हमारी मार्जिनल कॉस्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो बस थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू log x। तो कुछ नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, हमको डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू log x, तो दोनों का डिफरेंशिएशन ऊपर नीचे कर देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा है, ऊपर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर देंगे d/dx ऑफ tan इनवर्स x, और नीचे आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो ये हो गया tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन log x के रिस्पेक्ट में। tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x², log x का क्या होता है 1/x। ठीक है, चलो बस अब कुछ नहीं करना, ये x ऊपर चला जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा x/1 प्लस x², दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिर इसी का और है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, cos x टू द पावर x। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है cos x टू द पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन, तो इस वाले कंडीशन में हम कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, log लेकर। ठीक है, तो दोनों साइड क्या लेंगे log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, इसको बाई लेट करके। ठीक, तो ये आया हमारा log y, बेस पे log है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा log cos x टू द पावर x, तो फॉर्मूला पड़ा होगा log m टू द पावर n, log m टू द पावर n क्या होता है n बाहर आ जाता है। ठीक है, n कहाँ जाता है बाहर आ जाता है, n log m। ठीक है, चलो अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लिख देना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/y dy/dx विच इज इक्वल टू, यहाँ u इंटू v फॉर्मूला लगेगा, तो u सेम, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log का होगा 1/x होता है, तो 1/cos x, और फिर cos x का क्या होगा -sin x, चेन रूल से। ठीक है, प्लस फिर v सेम log ऑफ cos x इंटू x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, y उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आया हमारा dy/dx इक्वल टू y मल्टीप्लाई, ये आ गया माइनस का x, और sin बाई cos क्या होगा 10x प्लस log cos x। ठीक है, चलो अच्छा, तो फिर बाद में क्या करना है, बस हमको यहाँ y की वैल्यू रख देनी है, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू है हमारे पास cos x टू द पावर x, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, cos x टू द पावर x और ब्रैकेट के अंदर -x tan x प्लस log cos x। ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस हमको ये याद रहना चाहिए, इसको log लेके सोल्व करते हैं जब भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन आ जाए तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, इफ वेक्टर अल्फा वेक्टर एंड बीटा वेक्टर एंड सीटा अल्फा वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर है, अल्फा नहीं है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर सच दैट बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो परपेंडिकुलर वाले केस में क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, यानी कि बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर विल बी इक्वल टू 0, तो वहाँ से हमारी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। पहले हमको बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा निकाल लेते हैं, बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर। तो बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, बी वेक्टर की वैल्यू है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, प्लस लैम्डा सी वेक्टर, तो सी वेक्टर में डायरेक्ट लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आएगा 3 लैम्डा i कैप। ठीक है, 3 लैम्डा i कैप और लैम्डा j कैप। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, i कैप वालों को एक साथ ले लेंगे, तो i कैप आ गया कॉमन, क्या बचेगा -1 प्लस 3 लैम्डा, j कैप का आ गया j कैप कॉमन, क्या बचेगा 2 प्लस लैम्डा, और k कैप तो एक ही है, तो ये आ गया बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर। अब क्या बोला, बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, तो यानी कि बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो 0 होता है, तो बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर ये रहा, इसका डॉट करेंगे हम ए वेक्टर के साथ, जो कि है 2i 2j 3k। ठीक है, ए वेक्टर क्या है 2i प्लस 2j प्लस 3k। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो डॉट कैसे करते हैं, तो इसका डॉट इसके साथ करना है। ठीक है, तो आई वाली मल्टीप्लाई हुई -1 प्लस 3 लैम्डा मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना आएगा -2 प्लस 6 लैम्डा, फिर 2 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस यहाँ 1 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया 3 विच इज इक्वल टू 0। लैम्डा कितना हो गया 6 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा कितना हो गया 8 लैम्डा, ये हुआ 4 3 7 -2 कितना आ गया 5 विच इज इक्वल टू 0, तो 8 लैम्डा इक्वल टू -5, तो लैम्डा इक्वल टू आ गया -5/8।
ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया लैम्डा का। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से एक बार कर लेना, बस हमको डॉट प्रोडक्ट करना था, इक्वल टू 0 रखना था ओनली। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का और वाला 24B, ये वाला। ए पर्सन standing at O is watching an aeroplane which is at the coordinate point A. At the same time he saw a bird at the coordinate point B. Find the angle which BA vector makes with the x y z axis. तो BA वेक्टर हमको फाइंड करना है। ठीक है, एक पर्सन O पे खड़ा है, डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या? आई थिंक कोई जरूरत नहीं है, चलो फिर भी एक बार मैं समझा देता हूँ। एक पर्सन O पे खड़ा है, Z एक्सिस हो रहा है इसमें तो, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये Z एक्सिस। तो पर्सन खड़ा है यहाँ पे, पर्सन यहाँ पे है 0 0 0 पर। ठीक है, एक पॉइंट ए है जो कि है 4,0,3। तो ये कौन कौन से एक्स जेड मतलब यहाँ 4 होगा तो यहाँ कहीं होगा 4,0,3 ए पॉइंट। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है B 0 0 1 जो कि सिंपल सा है, वाई एक्सिस पर होगा। तो ये जो BA वेक्टर है, ये जो हमारा BA वेक्टर है B से A की तरफ, ये एंगल x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, हमको BA वेक्टर निकालना है पहले तो BA वेक्टर कौन से फॉर्मूला से निकालेंगे? देखो B है हमारा 0 0 1, A है हमारा 4,0,3। ठीक है, तो BA वेक्टर कैसे निकलेगा? BA वेक्टर फॉर्मूला लगेगा x2 - x1, फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। ठीक है, सब वैल्यू रख दो, x1 y1 z1 ये है, x1 y1 z1 और ये क्या है x2 y2 z2। चलो वैल्यू रखते हैं, x2 - x1 यानी कि 4 - 0 तो 4 आएगा, 0 - 0 तो 0 आएगा और 3 - 1 2 आएगा। तो 4i + 2k ये आ गया हमारा BA वेक्टर। अब BA वेक्टर x y z एक्सिस से क्या एंगल बनाएगा? इट मींस वी नीड टू फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो तो इसमें ऑलरेडी होता है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो वहाँ से हमको पता चलेगा। तो क्या निकालना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर BA, यूनिट वेक्टर BA का यूनिट वेक्टर क्या होगा? BA वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ BA वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मैग्नीट्यूड पहले निकालना था, चलो अब निकाल देते हैं। BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 0 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 0 स्क्वायर 0 2 स्क्वायर 4 यानी कि √20 को हम लिख सकते हैं क्या? 4 5 20 होता है ना, 4 का √2 इंटू √5 2 √5 यूनिट्स। ठीक है, तो इसको 2 √5 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 2 √5 से। BA वेक्टर को 4/2 √5 4/2 √5 i कैप, ये तो 0 ही रहेगा, प्लस 2/2 √5 ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2 बन जा 2 2 जा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2/√5। ठीक है, तो यहाँ बचेगा हमारे पास कैंसिल होने के बाद 2/√5 और यहाँ क्या बचेगा? 1/√5। ठीक है, तो ये आगे डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइन L की वैल्यू आई हमारे पास 2/√5, m इक्वल टू आया हमारे पास 0 और n इक्वल टू आया हमारे पास 1/√5। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो क्या हमारे पास क्या आता है? डायरेक्शन कोसाइन। तो L इक्वल टू होता है कोस अल्फा एंड अल्फा इज द एंगल मेड विद द x एक्सिस। तो ये कोस अल्फा इक्वल टू आ गया 2/√5, तो यहाँ से अल्फा जो कि एंगल विद x एक्सिस आ जाएगा कोस इनवर्स 2/√5। तो यहाँ कोस बीटा विच इज इक्वल टू 0, तो बीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 0, कोस इनवर्स 0 की वैल्यू होती है π/2। ऐसे यहाँ से कोस गामा इक्वल टू आया 1/√5, गामा एंगल विद z एक्सिस, तो गामा इक्वल टू आ गया कोस इनवर्स 1/5। तो ये अपना एंगल आ गया। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी था और इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो दोबारा से एक बार बैक करके वीडियो को देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये है 2 को इनिशियल एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम की 2 साइड्स गिवन है, एडजेसेंट साइड एंड इट्स डायगोनल, फाइंड इट्स डायगोनल फाइंड करना है, यूज देम टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया भी निकालना है हमको। तो एडजेसेंट साइड एक को बोल देते हैं हम ए वेक्टर, दैट इज 2i - 4j - 4k -4j - 5k सॉरी। फिर बी वेक्टर है हमारे पास, तो बी वेक्टर क्या है? 2i + 2j + 3k। ठीक है, सबसे पहले हमको इसके डायगोनल निकालने हैं। तो डायगोनल के लिए तुमको एक बात समझनी है कि ये जैसे तुम्हारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये क्या है? पैरेललोग्राम A B C D। तो ये साइड तुम्हारी A वेक्टर है, ये साइड तुम्हारी B वेक्टर है। ठीक है, तो ये भी क्या होगी? B वेक्टर, डायरेक्शन पता ना, और ये क्या होगी? तुम्हारी A वेक्टर। तो अगर मैं इस वाले डायगोनल की बात करता हूँ तो ध्यान से देखो, A2 में C जा रहा हूँ तो A to B + A वेक्टर + B वेक्टर, यानी कि ये डायगोनल हमारा आएगा A वेक्टर + B वेक्टर। इन द सेम मैनर अगर मैं इस वाले डायगोनल की बात करता हूँ तो ये देखो -A वेक्टर + B वेक्टर, या इसको डायरेक्शन उल्टी लेंगे तो ये आ जाएगा +B वेक्टर -B वेक्टर + A वेक्टर। यानी कि सीधा सीधा अगर बोला जाए तो डायगोनल्स हैं, अगर हमको फाइंड करने हैं तो डायगोनल्स साइड से कैसे निकलेंगे? एक तो डायगोनल आएगा A वेक्टर + B वेक्टर से और एक डायगोनल आएगा हमारा A वेक्टर - B वेक्टर से। ठीक है, चलो करते हैं आगे। तो डायगोनल निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, तो डायगोनल निकालेंगे A + B यानी कि 2 + 2 4i हो गया, -4 + 2 तो -2j हो गया, -5 + 3 है तो -2k हो गया। अब माइनस करेंगे 2 - 2 तो ये 0 i कैप बचेगा नहीं। फिर आएगा -4j और ये भी माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 6j, -5k ये माइनस का हो जाएगा -8k। ये आ गया हमारे पास डायगोनल। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो, डायगोनल आ गया तो डायगोनल के अकॉर्डिंग जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो एरिया का फॉर्मूला होता है डायगोनल के अकॉर्डिंग हाफ इंटू d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर है ना, दोनों डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट हमको करना पड़ेगा। और साइड इसका एरिया हम साइड से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट इसका एरिया आ जाएगा साइड से, लेकिन क्वेश्चन में बोला है पैरेललोग्राम का यूज़ करके करना है। तो कैसे करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? ऊपर आएगा हमारा i j k, d1 कौन सा है? 4 - 2 -2 4 - 2 -2, फिर आ जाएगा हमारा यहाँ 0 i कैप नहीं है, j का -6 -8। इसको सोल्व कर देंगे तो ये आया हमारा हाफ। तो कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ आएगा i कैप के साथ आएगा 16 - 12। ठीक है, कितना आ जाएगा? 16 - 12 तो कितना आ गया? 4i कैप। यहाँ पता है साइन चेंज करते हैं, बाद में देखेंगे साइन चेंज का। तो ये आया -32 -0 तो -32 तो +32 आ जाएगा 32 j कैप। फिर ये लेंगे तो ये आएगा -24 - 0 तो ये -24 k कैप आ गया। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बस।
चलो तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने से पहले मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो कॉमन कितना आएगा 4, ठीक है। तो हमने 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन लेके क्या बचेगा, 4 1 जा 4 8 जा 32 और 4 6 जा, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें तो बाहर क्या बचेगा ओनली 2 और इसका मैग्नीट्यूड आएगा रूट 1 स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 माइनस 6 स्क्वायर 36, तो ये आ जाएगा रूट 101। तो 2 रूट 101 यूनिट्स इसका क्या हो जाएगा, अच्छा एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स इसका हो जाएगा एरिया, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो अभी हमने कौन सा किया 25 क्वेश्चन, 26 वाला देखते हैं। चलो तो 26 वाला है, एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, 3 मीटर की हाइट पर वो काइट फ्लाई कर रहा है एंड 5 मीटर ऑफ स्ट्रिंग इज आउट, और किसी टाइम पे 5 मीटर स्ट्रिंग है वो आ गई है, बाहर आ गई है, ठीक है। इफ द काइट इज मूविंग अवे हॉरिजॉन्टली एट द रेट ऑफ 200 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो क्या गिवन है 200 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मूव कर रहा है। फाइंड द रेट एट विच द स्ट्रिंग इज बीइंग रिलीज्ड, तो स्ट्रिंग जो रिलीज हो रही है उसकी रेट हमको फाइंड करनी है। चलो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो काइट किस हाइट पे मूव कर रहा है, 3 मीटर की हाइट पे काइट फ्लाई कर रहा है। तो ये जो हाइट है हमारी वो कितनी है 3 मीटर। तो यानी कि जो काइट है, काइट को पकड़ के कोई उड़ा रहा होगा तो वो यहाँ है और वो यहाँ से स्ट्रिंग है अपनी ये वाली, ठीक है। अच्छा ठीक है, और किसी टाइम पे स्ट्रिंग की लेंथ है वो 5 मीटर हो गई है, ठीक है, वो बात की बात है। तो इसको हम वाई लेट कर लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये 3 मीटर फिक्स है, हाइट फिक्स है ना। ये स्ट्रिंग तो भाई स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगी, फिर धीरे धीरे ये इंक्रीज होकर 5 मीटर हुई होगी, ठीक है। तो ये हमारी इसको हम वाई लेट करेंगे ना कि इसको ओनली 5 लिख दिया, ठीक है। उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। इफ द काइट इज मूविंग अवे हॉरिजॉन्टली एट द स्पीड ऑफ 200 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो हॉरिजॉन्टली स्पीड कितनी है, तो वो है एक्स, यानी कि काइट पहले यहाँ होगा फिर वो धीरे धीरे मूव कर रहा होगा। तो किस स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो हॉरिजॉन्टल स्पीड यानी कि एक्स में चेंज dx/dt हमको गिवन है, दैट इज 200 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द स्ट्रिंग इज बीइंग रिलीज, यानी कि dy/dt हमको फाइंड करना है। स्ट्रिंग तो यही है, तो स्ट्रिंग रिलीज होने की रेट बतानी है, यानी कि dy/dt। तो सबसे पहले हमको यहाँ एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी ताकि हम डिफरेंशिएशन कर सकें और फिर वैल्यू निकाल सकें। तो इक्वेशन हम बना सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो x² प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9 विच इज इक्वल टू y स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा 2x, अच्छा विद रेस्पेक्ट टू t कर देते हैं, dt इन्वॉल्व है, ठीक है। 2x dx/dt, 9 का 0 हो जाएगा और यहाँ आएगा 2y dy/dt। हमको dy/dt की वैल्यू निकालनी है, ये सब वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो dy/dx लिख दिया मैंने ना, dy/dt आएगा ये। तो यहाँ dy/dt की वैल्यू क्या आएगी 2x डिवाइड बाई 2y, तो क्या बचेगा x/y और यहाँ dx/dt। तो x की वैल्यू हमको नहीं पता, y की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, और y की वैल्यू पता है। y की वैल्यू 5 मीटर स्ट्रिंग आउट हो गई किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो हम x की भी निकाल सकते हैं, dx/dt हमको गिवन है। चलो पहले ये x y z ये इसकी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो इसी इक्वेशन से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। किस इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से। तो ये है x² प्लस 9 विच इज इक्वल टू y स्क्वायर, y कितना गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो x² इक्वल टू कितना है 16, तो x इक्वल टू प्लस -4, लेकिन लेंथ है तो ओनली +4, तो बस ये वैल्यू रख देते हैं। x की जगह आ गया +4, y की जगह आ गया 5, dx/dt कितना है 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। थोड़ा सा ध्यान वैसे देने वाली है, सेंटीमीटर पर सेकंड है और ये सब मीटर में है, तो यहाँ इतना घबराने वाली बात नहीं है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड विच इज इक्वल टू dy/dt। तो ये डायमेंशन है ना, सेम है ना, ये कैंसिल हो जाएगा तो ओनली सेंटीमीटर में अपना आंसर आ जाएगा। कैंसिल करो, 5 4 जा 20, तो कितना आ गया अपना आंसर 160 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यानी कि जो स्ट्रिंग आउट हो रही है उसकी जो रेट है वो है 160 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो एक बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको समझने की बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू अंडरस्टैंड स्पेटियल कंसेप्ट्स। तो स्पेटियल कंसेप्ट्स क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्वायर करना, प्रोसेस करना, उसको स्टोर करना और उसको रिकॉल करना, ठीक है। इस टाइप से कुछ ये है, ठीक है। तो स्पेटियल कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की किसी पर्सन की जो एबिलिटी है वो किससे गिवन है, a = 1/3 √t, ठीक है। वेयर t इज द एज इन ईयर्स एंड t बिलोंग्स टू 5 to 18, सो दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पेटियल कंसेप्ट डिक्रीज विद एज इन बिटवीन 5 to 18। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंक्रीज ऑफ एबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। तो a अपना गिवन है, पूरा मिक्स हो रहा है ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ओके, तो a हमारा है दैट इज 1/3 √t, 1/3 √t का मीन्स t टू द पावर हाफ, ठीक है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे da/dt, ठीक है, रेस्पेक्ट में कर देते हैं, ठीक है। da/dt दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू क्या होता है x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x टू द पावर n - 1, तो कितना आया 1/6 t टू द पावर -1/2, यानी कि नीचे आ जाएगा t टू द पावर हाफ यानी कि √t, ठीक है। तो ये आया हमारा da/dt की वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से तुमको ये ध्यान देना, देखो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पेटियल कंसेप्ट्स, यानी कि इसकी बात कर रहा है वो da/dt की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, da/dt की। तो ये da/dt हमने निकाल लिया और इसके बारे में क्या बात कर रहा है कि ये जो है वो डिक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता है। तो ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा उसको कैसे चेक करेंगे हम, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इफ डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीज करेगा, लेस देन 0 तो डिक्रीज करेगा। चलो तो इसका डबल डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा। अगर इसका पूछता कि इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो da/dt से पता हो चल जाता ये ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है तो ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमको ये पूछा है कि इंक्रीज इसके बारे में da/dt के बारे में पूछा, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और फिर हम बताएंगे कि ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। चलो तो इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये आया d2a/dt² इज इक्वल टू 1/6 और ये क्या है एक्चुअल में t टू द पावर -1/2, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा -1/2 t टू द पावर -1/2 -1, तो ये आ गया अपना -1/12 और t टू द पावर कितनी आएगी 3/2 माइनस का, तो नीचे जाएगी तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अब t की वैल्यू में 5 to 18 कुछ भी रखता हूँ तो ये वैल्यू तो क्या आएगी पॉजिटिव, बाहर माइनस है, तो इसका मतलब ये हो गया लेस देन 0, यानी कि da/dt का डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है, इट मीन्स दिस विल डिक्रीज, और यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। इंक्रीज ऑफ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पेटियल कंसेप्ट डिक्रीज विद एज इन बिटवीन 5 to 18, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस हमको 2 बार डिफरेंशिएशन इसका करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
An ant is moving along the vector L1 vector. Few sugar crystal are kept along the vector L2 vector, which is inclined at an angle theta with the vector L1. एंगल कितना बन रहा है थीटा. Then find the angle theta. Also find scalar projection of L1 vector on L2 vector. तो दो चीज़ें पूछी है हमसे, एक तो एंगल बिटवीन L1 वेक्टर एंड L2 वेक्टर, और दूसरा पूछा है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ L1 वेक्टर ऑन L2 वेक्टर. बस दो फॉर्मुला है सिंपल से, उनका यूज़ करना है. ये एंट वगैरह सुगर क्रिस्टल ये तो सब बकवास है. ठीक है, चलो. तो हमारे पास दो लाइन गिवन है, दैट इज L1 गिवन है आई कैप माइनस 2j और प्लस 3k. दूसरा है L2 लाइन गिवन है. तो L2 लाइन क्या है 3 - 2 1 3i - 2j 1k. ठीक है, चलो. इनके बीच एंगल निकालना है तो एंगल का फॉर्मुला याद होना चाहिए. थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. फॉर्मुला याद है, फॉर्मुला बुक वाला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन दोनों का मैग्नीट्यूड. तो यहाँ L1 L2 है तो उनका आ जाएगा. ठीक है, बस. तो ये आया कोस इनवर्स L1 डॉट L2. मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ शॉर्ट में. तो ध्यान से सुनो, यहाँ आई वाले मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ क्या है 1 × 3 यानी कि क्या आया 3 -2 × -2 यानी कि कितना आया 4 3 × 1 यानी कि कितना आया 3. ऐसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाई दोनों का मैग्नीट्यूड. तो L1 का मैग्नीट्यूड मैं निकाल देता हूँ. L1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. तो ये कितना आ जाएगा 14. ऐसे ही L2 में भी 3 to 1 है तो उसका भी 14 आ जाएगा. तो L1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ L1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ L2 वेक्टर. तो ये अपना आ जाएगा कोस इनवर्स. ये कितना आ गया 10 अपॉन √14 इंटू √14 14 आ गया. तो इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 5 10 और 2 7 14. तो ये आ गया हमारा एंगल बिटवीन द टू लाइंस. ठीक है, चलो. अब इसमें जो सेकंड पूछा है तो ये तो था हमारा फर्स्ट. इसमें जो सेकंड पूछा है, सेकंड क्या पूछा है, सेकंड है इसमें स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ L1 ऑन L2. प्रोजेक्शन ऑफ L1 ऑन L2 वेक्टर. तो क्या होता है फॉर्मुला सिंपल है. ऊपर आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट L1 डॉट L2 वेक्टर और नीचे आ जाएगा कौन सा वेक्टर के ऊपर है. तो ऑन L2 वेक्टर है तो L2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड. बस. तो L1 डॉट L2 हमने अभी निकाला है. L1 डॉट L2 कितना आया था हमारा 10 आया था अपॉन L2 का मैग्नीट्यूड 14 √14. बस ये आ गया हमारा आंसर. ये आ गया स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ L1 वेक्टर ऑन L2 वेक्टर. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत आसान था. नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज तो ये कौन सा हो गया 28 का ए पार्ट हो गया है. अब 28 का बी पार्ट पे चलते हैं. तो इसमें है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू. तो हमको एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट गिवन है -1 2, 7. ठीक है, ये पॉइंट गिवन है जिससे वो लाइन पास होती है. परपेंडिकुलर टू द लाइंस, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है. तो किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इन दोनों लाइंस के बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन की. ठीक है, तो चलो ध्यान से सुनो. तो जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका डायरेक्शन के लिए जो बी वेक्टर चाहिए वो कैसे निकलेगा. ये लाइन किन दो लाइंस के परपेंडिकुलर है, उन दोनों का डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, चलो भाई करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. तो ऊपर क्या आएगा आई कैप जे कैप के कैप. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन कौन सी है 1 2 5. फर्स्ट लाइन में जो बी1 वेक्टर है वो क्या है अपना 1 2 5 1 2 5. बी2 वेक्टर कितना है 3 - 2 5 3 - 2 5. आई थिंक समझ में आ गया होगा ना. इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है वो लाइन. तो इन दोनों का ये बी1 वेक्टर ये बी2 वेक्टर इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से उसकी डायरेक्शन आ जाएगी. ठीक है, चलो इसको सोल्व कर लेते हैं. तो ये आया हमारा आई कैप कितना आएगा 5 to 10 और ये प्लस का 10 हो जाएगा तो 20 आई कैप हो गया. ठीक है, तो सीधा लिख दो ना 20 आई कैप. फिर यहाँ से करते हैं तो ये आया 5 - 15 यानी -10 का हो जाएगा +10 क्योंकि यहाँ साइन चेंज होता है. फिर के कैप लेंगे -2 -6 -8 के कैप. तो ये आ गई हमारी डायरेक्शन. डायरेक्शन में देखो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं हम. कितना कॉमन आ रहा है 2. तो 2 कॉमन ले सकते हैं. 2 10 जा 2 5 जा 2 4 जा. ठीक है, तो ये 2 का कोई आवश्यकता नहीं है हमको डायरेक्शन में. ठीक है, चलो करते हैं आगे. तो अब हमको इक्वेशन लिखनी है. पहले तो वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं. वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला होता है ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर. तो ए वेक्टर मीन्स पॉइंट एंड बी वेक्टर मीन्स डायरेक्शन. तो ए वेक्टर पॉइंट किस पॉइंट से जा रही है वो लाइन, किस पॉइंट से. तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा -i + 2j + 7k. तो ये आ गया -i + 2j + 7k. प्लस में आ गया लैम्बडा और बी वेक्टर यानी कि डायरेक्शन. तो डायरेक्शन में तुम ये लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 2 कॉमन आ रहा है तो उसको हटा भी सकते हैं. तो मैं लिख रहा हूँ 10i + 5j - 4k. ठीक है, तो ये आ गया हमारा कौन सी इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन. अब कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए x - x1/a और y - y1/b और z - z1/c. वैल्यू रख देते हैं. तो ये आ गया x माइनस और यहाँ है y माइनस और यहाँ है z माइनस. तो ऊपर क्या आएगा x1 y1 z1 यानी कि पॉइंट जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है -1 2 7. तो यहाँ -1 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 7. नीचे क्या आएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायरेक्शन. तो डायरेक्शन क्या निकाली हमने 10 5 -4. तो यहाँ आ जाएगा 10 5 -4. तो ये आ गई हमारी कार्टेशियन इक्वेशन और ये जो ऊपर थी हमारी दैट इज वेक्टर इक्वेशन. ठीक है, तो बहुत आसान था. बस हमको जो पैरेलल लाइन गिवन है उनका क्रॉस प्रोडक्ट से बी वेक्टर आ जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 29. तो क्वेश्चन नंबर 29 है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन. बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों के दोनों, ध्यान से देखना. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट है 1/log x - 1/log x का होल स्क्वायर. इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x - 1/log x का होल स्क्वायर और इसका हमको इंटीग्रेशन करना है. ठीक है, चलो करते हैं कैसे करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे हम log x को t लेट कर लेते हैं. log x को t लेट कर लें, हो जाएगा क्या देखते हैं एक सेकंड. ठीक है, हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा. वैसे एक तरीका हो रहा है फर्स्ट सेकंड वाला मेथड लगा, वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा. ठीक है, तो log x को t लेट करेंगे. तो log x को t लेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1/x dx = dt. x उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो दैट विल बी dx = x × dt. तो हमको तो पूरा t में चाहिए तो x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं. log x = t है तो यहाँ दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे तो आ जाएगा x = e⁻t. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू रख सकते हैं. तो dx = आएगा e⁻t dt. बस अब हमको एक तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और एक ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. बस इंटीग्रेशन चलो करते हैं.
तो करते हैं वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट। तो ये हुआ 1/t माइनस 1/t² log x की जगह t लिखा है, ठीक है। और यहाँ जो हमारा ये dx है, dx की जगह लिखेंगे हम e टू द पावर t dt, e टू द पावर t dt, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, बस ये फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने f x प्लस f डैश x इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज एफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूला हमको याद आना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखो 1/2 है, 1/t है, 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/t² बाहर है ई टू द पावर टी। तो ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर एफ एक्स यानी कि एफ टी जो कि हमारा 1/t इंटू ई टू द पावर टी प्लस सी। और टी की वैल्यू रख देते हैं, टी की वैल्यू क्या है log x। तो ये आ गया 1/log x इंटू ई टू द पावर log x, तो ओनली बचेगा x प्लस में सी। तो हमारा आंसर आ गया x अपॉन log x प्लस सी। तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम फिर। तो इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 0 to 1 x 1 minus x टू द पावर n। तो इंटीग्रेशन करना है हमको 0 to 1 x 1 minus x टू द पावर n dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो क्या करना है इसमें भाई, ये फॉर्मूला है हमारा। फॉर्मूला क्या है 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। यानी कि हम x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम x को किससे रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एक्स से। तो चलो भाई कर देते हैं। तो ये i इक्वल टू आया 0 to 1, लिमिट सेम रहेगी, x की जगह क्या आया 1 माइनस एक्स, ठीक है। और अंदर क्या आएगा 1 माइनस, इसको मैं यहाँ सोल्व करता हूँ, 1 माइनस एक्स की जगह लिखा हमने 1 माइनस एक्स। तो जब ब्रैकेट हम रिमूव करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा x। तो यहाँ आएगा x टू द पावर n dx। तो इसका सोल्यूशन आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो 0 to 1 x टू द पावर n को अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यह आया x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n इंटू एक्स। तो यह आया x टू द पावर n प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन भी सीधा सा फॉर्मूला है भाई। फॉर्मूला क्या है x टू द पावर n का, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये तो सीधा फॉर्मूला ही है। यहाँ भी सीधा फॉर्मूला लग जाएगा x टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, और लिमिट है 0 to 1। तो 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे, 1 टू द पावर n प्लस 1 1 होता है, 1 अपॉन n प्लस 1 आया, माइनस यहाँ भी 1 रखा तो 1 अपॉन n प्लस 2 आया, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको सोल्व कर देते हैं। एलसीएम कितना आया n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो यहाँ n प्लस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा n प्लस 2 माइनस n प्लस 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा n प्लस 1, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा। तो ये n कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 क्या बचेगा 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। बस हमको ये फॉर्मूला याद रखना था, उसके बाद तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसमें मिनिमाइज करना है हमको जेड को, x प्लस 2y, जेड है अपना x प्लस 2y, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है। चलो x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो ग्राफिकली दैट द मिनिमम ऑफ जेड अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। ये हमको ग्राफिकली बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, एक तो कॉन्स्टेंट्स है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और एक कॉन्स्टेंट्स है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और एक है x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। चलो तो ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ, डिवाइड बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आया 2x डिवाइड बाई 3 प्लस y डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1। इक्वेशन की तरह अगर इसको ट्रीट करेंगे तो ये जो 2 है हमारा, इस 2 को मैं नीचे डिवाइड में ला सकता हूँ, तो ये 2 नीचे 3/2, ठीक है। ऐसे ही हम इस इक्वेशन को करेंगे, x डिवाइड बाई 6 से डिवाइड करेंगे प्लस 2y डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है। तो यहाँ ओनली बचा हमारे पास अपॉन में क्या बचेगा 3, ठीक है। चलो तो यहाँ हमारे पास बच गया 3। इन दोनों इक्वेशन को हम ग्राफ पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया y एक्सेस, ये हो जाएगा हमारा x एक्सेस, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है 3/2, यानी कि 1.5। तो यहाँ लिया हमने, यहाँ 2 लिया, 3 4 5 और 6, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। तो ये 3/2 का मतलब 1.5, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 3/2, 0। दूसरा पॉइंट है 0,3, तो 0,3 ये हो गया। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो ये इस लाइन का ग्राफ बन गया, ठीक है। ओके अच्छा, तो अब इसका सोल्यूशन रीजन किस साइड होगा वो चेक करते हैं। तो इस लाइन का सोल्यूशन रीजन फाइंड करने के लिए इसमें ओरिजिन पुट कर देते हैं, ये इनइक्वालिटी में, ठीक है। तो 2 × 0 + 0, तो क्या आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये क्या आया फॉल्स, 0 3 से लेस देन होता है। तो यानी कि ओरिजिन की साइड इसका सोल्यूशन रीजन नहीं होगा, इसका सोल्यूशन रीजन होगा ओरिजिन से अपोजिट साइड में, ठीक है। ओरिजिन से कहाँ होगा, अपोजिट साइड, उस साइड में, ठीक है। अच्छा अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं, समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन रीजन उस साइड होगा, ओरिजिन से अपोजिट साइड में, ठीक है। अब इसका देखते हैं 6,0, तो 6,0 x 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे है 6,0 पॉइंट और 0,3 ये रहा। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने से ये हमारी बनेगी सेकंड इक्वेशन। इन इक्वेशन की इक्वेशन भी लिख देते हैं लाइन की। फर्स्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, लाइन इक्वल टू 3 की होती है, x प्लस 2y इक्वल टू 6, सेकंड वाली x प्लस 2y इक्वल टू 6, ठीक है। अब ये सेकंड का सोल्यूशन रीजन देखते हैं किस साइड होगा। तो यहाँ 0 रखेंगे, ओरिजिन 0 + 2 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो क्या आएगा हमारा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये भी फॉल्स है, फॉल्स है तो क्या आ जाएगा भाई, ये भी फॉल्स है तो क्या आ जाएगा ओरिजिन की अपोजिट साइड में, ठीक है। चलो तो इसका सोल्यूशन रीजन भी आ गया ओरिजिन की अपोजिट साइड में, यानी कि इधर। फिर एक हमारा x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है हमको ओनली। तो अपना जो कॉमन रीजन आएगा दैट विल बी ये वाला, ठीक है। ये वाला हमारा आएगा सोल्यूशन रीजन, ठीक है। ओके
अब आगे देखते हैं। तो ये जो सोल्यूशन रीजन है दैट इज अनबाउंडेड। कैसा ये अनबाउंडेड है। चलो अब आगे क्या करते हैं, आगे करते हैं हम कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं, कॉर्नर पॉइंट और उस कॉर्नर पॉइंट पर जेड की वैल्यू, और जेड क्या है हमारा, जेड है x+2y। ठीक है, जेड क्या है हमारा x+2y। तो कॉर्नर पॉइंट कितने हैं, कॉर्नर पॉइंट दो हैं, एक तो ये हमको पता है कौन सा 0,3 और ये क्या है 6,0। तो दोनों पे हम जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ 0,3 यानी कि y की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 to the 6, x की वैल्यू 6 रखेंगे, 6+2 × 0 यानी कि 6। तो दोनों पे मिनिमम वैल्यू 6 आ रही है, वैल्यू 6 आ रही है दोनों पे, तो मिनिमम क्या हुई 6। अब ये अनबाउंडेड रीजन है, अनबाउंडेड रीजन है तो ये मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब वो कैसे पता करेंगे कि ये मिनिमम वैल्यू है या नहीं है। तो ध्यान से सुनो, हमारा जो जेड है, जेड को लिखा x+2y, हमको मिनिमम की बात करनी है तो लेस देन लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी है 6। तो इसकी इनइक्वालिटी और हम बनाएंगे, इसकी लाइन और बनाएंगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन रीजन और पता करेंगे इसका। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन रीजन पता करने के लिए 6 से डिवाइड करेंगे, x/6 + 2y / 6 यानी कि y / 3 और इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो लाइन है ये वही लाइन है जो हमने पहले बनाई है, ये वाली। ठीक है, ये लाइन है, लेकिन क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है और इसमें 0 0 पुट करके देखेंगे ओरिजिन, तो 0 + 2 × 0 लेस देन 6, तो यानी कि 0 लेस देन 6, यानी कि इसका सोल्यूशन रीजन किस साइड होगा, ओरिजिन की तरफ। तो इसका जो सोल्यूशन रीजन है वो हमारा आएगा ओरिजिन की तरफ, यानी कि ये नीचे। तो अब हमको बस इतना पता करना है कि पहला जो अपना सोल्यूशन रीजन था ये वाला दिख रहा है, ये वाला, और जो अब ये जेड वाला सोल्यूशन रीजन आया ये, इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट्स है क्या, नहीं है। ठीक है, इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है, कॉमन पॉइंट्स नहीं है, इट मीन्स हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है और वो कितनी होगी, 6 होगी। अब बात करते हैं 6 तो होगी, लेकिन वो कितने किस पॉइंट पर होगी। तो यहाँ देखो दोनों पॉइंट पर सेम वैल्यू आ रही है, इट मीन्स जो मिनिमम वैल्यू है वो अगर ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 0, 3 एंड 6 होगी। मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ, मिनिमम ऑफ जेड कितना आएगा हमारा 6 एंड इट अकर्स द वैल्यू मिनिमम वैल्यू अगर लाइन जॉइनिंग 0,3 एंड 6,0। तो जब भी 2 पॉइंट्स पर हमारी सेम वैल्यू आती है तो इसका मतलब उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके हर पॉइंट पर उतनी ही वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी हर पॉइंट पर। तो कितने पॉइंट्स हुए, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जहाँ पे मिनिमम वैल्यू जेड की 6 आकर होगी। ठीक है, अच्छा तो अपना क्वेश्चन क्या था, क्या प्रूफ करना था, क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि जेड अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। तो हमने बता दिया कि ये बहुत से पॉइंट पर अकर होगी, तो लास्ट में लिख भी सकते हैं हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर फॉर मोर देन 2 पॉइंट्स एंड इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि अनबाउंडेड रीजन आ रहा है, तो हमको ये जेड वाली जो लाइन है ये जेड वाली लाइन है, ये वाली और बना के देखना पड़ेगा कि कॉमन पॉइंट्स है या नहीं है। कॉमन पॉइंट्स नहीं है, इट मीन्स मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कितनी 6, और वो 2 पॉइंट पे आ रही है, इसका मतलब उन दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रही है उनके हर पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। क्वेश्चन है हमारा द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स टुडे 0.4 है, इफ इट रेन्स टुडे देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो तो 0.8, और इफ इट डज नॉट रेन टुडे द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो 0.7। इफ हमको गिवन भी है कि P1 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट इट डज नॉट रेन टुडे, P2 है हमारा प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो इफ इट रेन्स टुडे, P3 और P4 ये डेफिनेशन हमको गिवन है। ठीक है, चलो हाँ चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रेन टुडे की बात हो रही है और एक रेन टुमारो की बात हो रही है, तो रेन हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, टुडे और टुमारो, तो हम यहाँ पे इसका एक फ्लो डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ लिख देते हैं रेन, ये टुडे वाली कंडीशन है, टुडे वाली कंडीशन यानी आज की कंडीशन, इसमें रेन हो रही है या रेन नहीं हो रही है, दो कंडीशन। तो रेन हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है दैट इज 0.4, द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स टुडे 0.4। ठीक है, तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.4 रेन होने की। ठीक है, रेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4, तो नहीं होने की कितनी आएगी 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1 - 0.4, 1 - 0.4 कितना आ जाएगा 0.6। तो आज रेन होने की प्रोबेबिलिटी और रेन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों हमारे पास है 0.4 टुडे रेन्स और टुडे नो रेन्स मीन्स 0.6 ये प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है। फिर हमको एक बात और करनी है टुमारो की। ठीक है, किसकी बात करनी है हमको, टुमारो। तो आज रेन होती है और एक हमको बात करनी है टुमारो। ठीक है, अच्छा तो कल की बात करते हैं। तो कल में भी यहाँ देखो आज रेन हुई, फिर कल रेन होगी या नहीं होगी, और यहाँ आज रेन नहीं हुई कल रेन होगी या नहीं होगी। तो 4 प्रोबेबिलिटी हमको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, क्या लिखना है यहाँ पे रेन, नो रेन, नॉट रेन लिख दो तो वो काफ़ी ठीक है, लेकिन समझ जाओ मेन चीज़ है समझना। अच्छा ये रेन की स्पेलिंग ठीक है क्या, हाँ से ठीक है, यहाँ रेन और यहाँ नो रेन। अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है हमको। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में है इफ इट रेन्स टुडे, यानी रेन्स टुडे ये वाली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इस वाली कंडीशन की बात हो रही है, रेन्स टुडे if it rains today probability that it will rain tomorrow, rains today rains tomorrow। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो गिवन है 0.8, तो यानी कि यहाँ जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमारी कितनी आएगी 0.8। ठीक है, ओके अब आगे सुनो, एक और गिवन है हमको इफ इट डज नॉट रेन टुडे मतलब ये आ गया टुडे में, प्रोबेबिलिटी इट विल रेन टुमारो। ठीक है, नॉट रेन टुडे रेन टुमारो, तो ये प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है दैट इज 0.7। कितनी है 0.7। ठीक है, चलो अब चलो ये आगे चलते हैं। तो यहाँ नॉट रेन की प्रोबेबिलिटी हम सीधे निकाल सकते हैं 1 में से माइनस करके, तो जो कि आ जाएगी हमारी 0.2। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी 1 में से 0.7 माइनस करेंगे तो 0.3। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने फ्लो डायग्राम में लिख लिया है जो भी हमको चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी गिवन था वो लिख लिया है, और जो गिवन नहीं था उनको हमने 1 में से माइनस करके फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब देखो P1 क्या है, P1 डिनोट्स प्रोबेबिलिटी दैट इट डज नॉट रेन टुडे, तो ये है हमारा P1। ये क्या है हमारा P1, कोई अलग कलर ले लेते हैं थोड़ा, कौन सा ले, ये ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये P1 है हमारी क्या डज नॉट रेन टुडे, तो ये है हमारा P1, दिस इज द वैल्यू ऑफ
P1, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट है P2 क्या है, P2 डिनोट द प्रोबेबिलिटी इट विल नॉट रेन टुमारो रेन्स टुडे, तो रेन्स टुडे ये आ गया, नॉट रेन टुमारो ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा P2, ये किसकी वैल्यू हो गई, P2, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं P3 डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो नॉट रेन टुडे, तो नॉट रेन टुडे बट रेन टुमारो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा P3, ठीक है। अच्छा, P4 क्या है, डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो नॉट रेन टुडे, तो नॉट रेन टुडे नॉट रेन टुमारो, दिस इज P4, ठीक है। तो बड़े ध्यान से इसको करना पड़ेगा, ठीक है। मस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें माइंड चाहिए इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। चलो तो अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट, वैल्यू ऑफ P1 P4 P2 P3, P1 इंटू P4 माइनस P2 इंटू P3। तो इसको सोल्व करना था फर्स्ट में, तो सिंपल सा है। P1 कितना है भाई, P1 की वैल्यू 0.6 इंटू P4 0.3 माइनस P2 कितना है 0.2 इंटू P3 कितना है हमारा P3 ये रहा 0.7, ठीक है। सोल्व करो, ये आ गया अपना 0.18 माइनस 0.14 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 0.04, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर, जो कि बहुत आसान है अगर तुमने ये फ्लो चार्ट फ्लो डायग्राम अगर तुमने बना लिया है तो, ठीक है, बहुत ही ईजी है। चलो देखते हैं फिर इसका सेकंड वाला पार्ट, तो इसको मैं हटा देता हूँ ताकि मैं यहीं पे समझा सकूँ सेकंड वाला पार्ट भी। चलो देख, सेकंड वाले पार्ट में पूछा है हमसे कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुमारो, ठीक है। किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, रेनिंग टुमारो, तो यानी कि ये रेन और यहाँ रेन, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको E1 E2 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट में दूसरा बना देता हूँ, तो एक तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट इज रेन टुडे, तो ये 0.4, नेम चेंज कर रहा हूँ बस और कुछ नहीं, ताकि हमको समझ में आए कि हमको करना क्या है। E2 है, E2 हो गया नॉट रेन टुडे 0.6, फिर आगे है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे एंड रेन टुमारो, ई का मतलब क्या है, रेन टुमारो, ठीक है। तो वो कितनी है 0.8, और यहाँ E/E2 यानी कि टुडे नो रेन बट टुमारो रेन, तो वो कितनी है 0.7, ठीक है। चलो बस अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है टुमारो रेन की, तो यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो PE इज इक्वल टू PE1 इंटू E/E1, या फिर इसको तुम ए भी ले सकते हो, जैसे तुम्हारी बुक में है तो उस बुक के अकॉर्डिंग करेंगे तो ए की जगह हम ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ A/E1 और A/E2 थोड़ा अच्छा लगेगा, बुक की तरह ही थोड़ा समझ में आ जाएगा तुमको, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ मैं ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, ए मीन्स रेनिंग टुमारो, तो A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A/E2, बस वैल्यू रखो, सोल्व करो। E1 कितना है 0.4 मल्टीप्लाई 0.8, 0.6 मल्टीप्लाई 0.7, तो कितना है 8 4 32, 0.32 प्लस 6 7 42, तो ये आ गया हमारा 0.74, ये आ गया अपना आंसर ऑफ रेनिंग टुमारो, ठीक है। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बन सकता था कि इफ इट रेन टुमारो देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रेन टुडे, यानी कि आगे जाके पीछे की पूछ रहा है तो हमको बेस थ्योरम लगाना पड़ता है बस, ठीक है। चलो तो इसको हटा देते हैं, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखो रेन नॉट रेन, रेनिंग टुमारो इफ इट रेन टुडे, रेनिंग टुमारो इफ इट डज नॉट रेन टुडे, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है रेनिंग टुमारो की, तो टोटल प्रोबेबिलिटी लग जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 का बी पार्ट, ठीक है। ए रैंडम वेरिएबल एक्स कैन टेक ऑल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू, क्या ले सकता है वो, सभी इंटीग्रल वैल्यू नॉन नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव मतलब एक्स की वैल्यू कैन टेक ऑल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो नेगेटिव नहीं लेगा तो 0 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू ले सकता है इंटीजर्स में से, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स टेक्स द वैल्यू आर इज प्रोपोर्शनल टू 5 टू द पावर माइनस आर। ये क्वेश्चन कुछ सिंपल नहीं है, आई थिंक कंप्लीट ही है। चलो देखते हैं, तो एक्स रैंडम वेरिएबल 0 1 2 3 4 5 6 कोई भी वैल्यू ले सकता है, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स टेक्स द वैल्यू आर इज प्रोपोर्शनल टू 5 टू द पावर माइनस आर, और ये हमको गिवन है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है वो जो वैल्यू आर की वैल्यू एक्स इक्वल टू आर की जो प्रोबेबिलिटी है वो दैट इज प्रोपोर्शनल टू 5 टू द पावर माइनस आर। चलो सॉल्व करते हैं, तो चलो भाई, तो सबसे पहले इसमें जो गिवन है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर दैट इज प्रोपोर्शनल टू 5 टू द पावर माइनस आर, यानी कि इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 1/5 टू द पावर आर, ठीक है। अच्छा, तो ये प्रोपोर्शनल है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, तो दैट इज इक्वल टू k इंटू 1/5 टू द पावर आर, तो ये आ गया k/5 टू द पावर आर, ठीक है। चलो अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हाँ ये प्रूफ करना है, क्या करना है, ये रैंडम वेरिएबल एक्स कैन टेक ऑल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू, हाँ ठीक है, ये प्रूफ ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 3 की, तो एक्स लेस देन 3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको k की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। चलो पहले तो हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो कैसे बनता है वो टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज एक्स की वैल्यू और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। चलो देखो आगे, तो x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं हम, 0 लेंगे तो k/5 टू द पावर 0, आंसर क्या आ जाएगा हमारा k, ठीक है। अच्छा, फिर हम x की वैल्यू 1 ले सकते हैं तो k/5 टू द पावर 1 यानी k/5, फिर x की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं k/5 स्क्वायर, तो ऐसे ही ये आगे चलते रहेंगे, कोई भी एंड पॉइंट नहीं गिवन है, कितनी भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। आगे तक ये क्या रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन हमको एक पता है कि ये इन सब की प्रोबेबिलिटी का ऐड क्या होता है, इक्वल टू 1, बस उसी का यूज़ करेंगे हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, इन सभी प्रोबेबिलिटी का जो ऐड है दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ये है हमारी जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना, 1/5 होता जा रहा है, 5 से डिवाइड होते जा रहा है हर टर्म में, ठीक है। तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म है दैट इज के, और जो कॉमन रेशियो दैट इज a2 डिवाइड बाई a1, तो वो आ जाएगा हमारा 1/5, के कैंसिल हो जाएगा, नहीं समझेगा, k/5 डिवाइड बाई k, तो डिवाइड बाई k का मतलब मल्टीप्लाई 1/k, तो 1/5 बचेगा जो कि होगा हमारा कॉमन रेशियो, ठीक है। अब इसका जो ऐड है और ये इन्फिनिटी तक जा रही है, इन्फिनिटी सीरीज का, इन्फिनिटी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो ऐड होता है वो इस फॉर्मुला से आता है, फॉर्मुला मैं यहाँ लिख देता हूँ a/1 - r, ये फॉर्मुला है, ठीक है। ये फॉर्मुला यहाँ पे लगा देंगे, a की वैल्यू क्या हुई k/1 - r, तो 1 - 1/5
विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो के अपॉन आया 4/5 विच इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो के इक्वल टू आ गया हमारा 4/5, ठीक है। अच्छा, के की वैल्यू आ गई ना, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है x लेस देन 3, तो x लेस देन 3 के लिए सभी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे, x इक्वल टू 0 1 2 और एक 3 की और ले लेंगे, तो क्या क्या है भाई, 0 की है k, 1 की है x k अपॉन 5, 2 की है k अपॉन 5 स्क्वायर, ठीक है, हाँ, और 3 की है k अपॉन 5 क्यूब कितना होता है 125, k कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 लेना है, तो 3 तो लेंगे नहीं हम, x लेस देन 3 लेना है, तो ये 3 आएगी बस, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, k कॉमन लिया तो 1 प्लस 1/5 प्लस 1/25, बस ऐसे एलसीएम लेके सोल्व कर दो, के की वैल्यू भी रख देंगे, के की वैल्यू 4/5 रखी, यहाँ एलसीएम लिया हमने कितना 25, यहाँ कितना आया 25 प्लस 5 5 25, 25 5 25, तो ये कितना हुआ 25 5 30 31, तो ये हुआ 4/5 इंटू 31/25, मल्टीप्लाई कर दो 4 3 12 124 और ये आ गया 125, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 की, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसमें ये बात का बहुत खास तरीके से ध्यान रखना है। तो हमको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 5 टू द पावर माइनस r, तो ये इक्वल टू आ जाएगा k अपॉन 5 टू द पावर r, ये प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे 0 1 2 3 4 रखे r की वैल्यू, ठीक है। फिर इन सभी प्रोबेबिलिटी का ऐड होगा 1, यहाँ लगेगा ज्योमेट्रिक इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला से k की वैल्यू आएगी, k की वैल्यू यहाँ पे हम बाद में रख सकते हैं जब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, तो जैसे कि इसमें लेस देन 3 की निकालनी थी तो हमने 1 0 1 और 2 तीनों को ऐड कर दिया, k की वैल्यू रखी बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ कर्व y इक्वल टू 20 cos 2x, और ये हमको लिमिट गिवन है π/6 टू π/3, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 20 cos 2x फ्रॉम द ऑर्डिनेट x इक्वल टू π/6 टू π/3 एंड द x एक्सिस। तो सबसे पहला काम हमको इस कर्व का क्या निकालना है, कर्व बनाना है cos 2x, ठीक है, y इक्वल टू 20 cos 2x का कर्व हमको बनाना है, ठीक है। तो भाई करते हैं, रफ स्केच बनाना है, तो हमने एक लिया y, ये y एक्सिस, एक लिया हमने x एक्सिस, तो हमको cos x का कर्व पता है या नहीं पता है भाई, cos x का, ठीक है। तो cos x का जो रेंज होती है वो क्या होती है -1 to 1, यहाँ बाहर मल्टीप्लाई में क्या है 20 हो रहा है, तो इसकी रेंज हो जाएगी +20 से -20, तो cos x का जो कर्व होता है वो जो 1 से ऐसे स्टार्ट होता है वो अब 20 से स्टार्ट होगा, तो ये कर्व कुछ ऐसे बनेगा, है ना। तो डायग्राम में मेरा हाथ तंग है, ठीक है, ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे ही पीछे की साइड, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो यहाँ 2x है, यहाँ x नहीं है, ठीक है, तो ये 20 से मल्टीप्लाई कर दिया रेंज को, -1 से 1 थी रेंज, तो ये होगी -20 से +20, तो यहाँ आएगा -20 और यहाँ आएगा +20, ठीक है, ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। चलो फिर यहाँ cos x की जगह cos 2x है, तो जैसे यहाँ पे हमारा 0 आ रहा था, यहाँ कितना आ रहा था π/2, तो π/2 की जगह अब यहाँ आएगा π/2 और डिवाइड बाई ये 2, तो यहाँ आएगा हमारा π/4, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारा कितना आता था, पाई आता था, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा π/2, ठीक है। अच्छा, हमको ये भी गिवन है π/6 से और π/3 के बीच की वैल्यू लेनी, π/6 मीन्स 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इधर होगा, इससे तो छोटा ही होगा π/3, और यहाँ सॉरी π/6 और फिर है π/3, तो π/3 कहाँ होगा, π/2 से तो कम होगा, तो यहाँ आ गया π/3, तो जो हमको जिस एरिया की बात करनी है, जिस कर्व की बात करनी है वो ओनली ये वाला है, ठीक है, कर्व ओनली इतना है यहाँ से यहाँ, ये बाकी एक्स्ट्रा ये बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको मैं बताऊँ क्या, हाँ, तो ये जो फालतू कर्व है इसको हम हटा सकते हैं, ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो अपना जो कर्व स्केच करना था वो इतना है, यहाँ से यहाँ ऐसे बस सिंपल, ठीक है। चलो तो हमने ये बना लिया स्केच, अब इसका और क्या निकालना है हमको, एरिया निकालना है π/6 टू π/3 एंड द x एक्सिस, तो समझ में आ गया, एरिया मैंने पहले सेट कर दिया है जो हमको फाइंड करना है, तो कुछ एरिया x एक्सिस के ऊपर है, कुछ x एक्सिस के नीचे है, ठीक है। चलो तो दोनों का अलग अलग निकलेगा, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालेंगे भाई, रिक्वायर्ड एरिया आएगा हमारा इंटीग्रेशन π/6 से π/4 जो कि प्लस में आ रहा है y dx प्लस और π/4 से π/3 जो कि हमारा माइनस में आ रहा है, तो इसके आगे मोड़ लग जाएगा। y की वैल्यू पता है तुमको क्या रखनी है, y की वैल्यू रखनी है 20 cos 2x, ठीक है। चलो रख देते हैं, सोल्व कर देते हैं, तो ये आया y की वैल्यू रखनी है 20 cos 2x का इंटीग्रेशन लिमिट π/6 टू π/4 dx प्लस सेम इंटीग्रेशन होगा π/4 टू π/3 20 cos 2x और dx, यहाँ मोड़ लगेगा, बस इतना अंतर है, 20 बाहर आ जाएगा। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, प्लस का ही होता है ना, हाँ प्लस का होता है, sin 2x/2 बाहर ले लेते हैं, और यहाँ जो हमको वैल्यू रखनी है π/6 टू π/4 प्लस यहाँ भी सेम आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 2, और यहाँ भी आ जाएगा हमारा sin 2x, बस यहाँ लिमिट जो है वो है π/4 टू π/3, एक चीज़ और यहाँ मोड़ लगेगा, ठीक है। तो बाहर आया 10, तो यहाँ π/4 रखेंगे, 2 × π/4 कितना होगा, 2x है ना, तो 2 × π/4 π/2 बचेगा जिसकी वैल्यू है 1, फिर यहाँ 2 × π/6 π/3 बचेगा, sin π/3 यानी 30 यानी कि √3/2 प्लस यहाँ कितना आएगा 10, यहाँ मोड हो रहा है ध्यान देना, साइन ये हो गया 2π/3, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनो, साइन ये हो गया हमारा 2π/3, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3, तो ये आ जाएगा हमारा साइन π/3, तो साइन π/3 की जो वैल्यू है वो क्या होती है √3/2, ठीक है, और यहाँ π/2 बना जाएगा, ठीक है। तो ये मोड है, देखो √3/2 वैल्यू कम है और ये 1 वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या इसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा माइनस, तो इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके इसका मोड हटा सकते हैं, तो ये आ गया हमारा 10 1 माइनस √3/2 प्लस 10, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस √3/2, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दो 10 माइनस 10 √3/2
प्लस 10 माइनस 10√3/2, तो कितना आ गया 20 माइनस 20√3/2। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा 20 कॉमन ले सकते हो तो या इसको ले सकते हो 20 माइनस 10√3 स्क्वायर एरिया निकाला ना, तो किसमें आएगा स्क्वायर यूनिट्स में। ठीक है, तो इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा ये ग्राफ वगैरह तुमको आना चाहिए, 100% आना चाहिए ग्राफ वगैरह बनाना, इंटीग्रेशन की समझ होनी चाहिए कि भाई ऊपर का एरिया प्लस में आएगा, नीचे वाला माइनस में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। द इक्वेशन ऑफ पाथ ट्रांसवर्स बाय द बॉल हेडेड बाय द फुटबॉलर, फुटबॉलर ने एक फुटबॉल को फेंक दिया या लात मारी या कुछ भी किया। ठीक है, तो उसका जो पाथ था बॉल का वो ये था, y = ax² + bx + c, y = ax² + bx + c। ठीक है, where x is greater than equal to 0 but less than equal to 14, a b c belongs to R, a not equal to 0 with respect to xy coordinate system in a vertical plane। तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो xy वाला है ओनली, z इसमें इंक्लूड नहीं है। द बॉल passes through the point 2,15, 4,25, 14,15। Determine the value of ABC by solving the system of linear equations in ABC using matrix method। Also find the equation of the path transferred by the बॉल। तो मैट्रिक्स का यूज करना है। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है 2,15 जिससे ये बॉल जा रही है, बॉल का पाथ ये हमको गिवन है, तो ये जो पाथ है ये पॉइंट जो है इस पाथ की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि y = 15 रख सकते हैं, x = 2 रख सकते हैं। तो रखो y = 15, तो यह 15 = x = 2 रखना, 2 का स्क्वायर 4a + 2b + c, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे इक्वेशन 2 आ जाएगी, तो 25 रखना है y की जगह, 25 = तो ये 4 स्क्वायर 16a + 4b + c। ठीक है, फिर ऐसे हमको ये रखना है y की जगह 15, x की जगह 14, 14 का स्क्वायर 196a + 14b + c। तो ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इस इक्वेशन को तो हम लिख सकते हैं ax = b, जहाँ पे जो हमारा a है वो क्या होगा, a होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स 4 2 1 4 2 1 16 4 1 196 14 1। कैलकुलेशन थोड़ी वाई आता है इसमें। ठीक है, x = कितना हो गया हमारा ABC और b = कितना हो गया हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स दैट इज 15 25 15। ठीक है, चलो तो इसमें क्या क्या हमको फाइंड करना पड़ेगा। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए जो हमारा आंसर होता है वो होता है x = सॉल्यूशन इक्वेशन क्या होती है, x = a इनवर्स × b, यानी कि हमको a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, इस a का a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए 1/det a × adjoint a, तो adjoint a भी फाइंड करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट a भी फाइंड करना पड़ेगा। चलो तो पहले हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट a फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट a फाइंड करेंगे तो इसका एक्सपेंशन कर देंगे अलॉन्ग विद फर्स्ट रो, तो 4 × या 4 - 14। ठीक है, बीच में साइन चेंज करते हैं, -2 × तो ये लिया 16 - 196। ठीक है, फिर 1 × ये 16 × 14, ये मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 6 = 84, 8 कैरी हो गया, 14 1 = 14 और 8 हो गया 22। ठीक है, कितना आ जाएगा 224 माइनस, कैलकुलेशन इसमें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी। ठीक है, चलो माइनस करना है, मतलब ये कर लेते हैं 16 × 14 - 196 × 4, तो ये तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 4 6 = 24, 2 कैरी हो गया, 4 9 = 36 38, 3 कैरी हो गया, 4 1 = 4 और 3 7 84। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। तो ये आया -10 × 4 -40, ये कितना आ जाएगा 180 × 2 360, प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का आएगा 180, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ तो माइनस का आने वाला है, दोनों को माइनस करना है बस। तो माइनस करेंगे 4 - 4 0, 8 - 2 6, 7 - 2 5, तो टोटल हो गया 5, ये 600 हो गया, 600 माइनस 600 और प्लस का 360, तो कितना बच जाएगा -का 240। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। हमको अब निकालना है a इनवर्स, तो a इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट a। ठीक है, तो एडजॉइंट a एक्चुअल में होता क्या है, एडजॉइंट a होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हम निकाल लेते हैं, उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। हम पहले लिख देते हैं प्लस माइनस का, जो भी लेना है हमको, यहाँ प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस मैंने लिखा नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, चलो भाई सोल्व करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले इसका जैसे a11 का हमको फैक्टर निकालेंगे, तो आएगा 4 - 14, तो जो कि होता है -10। ठीक है, कितना होता है -10। फिर हमने 2 का को फैक्टर निकालेंगे, तो आएगा 16 - 196, जो का होता है -180, तो ये हो जाएगा प्लस का 180। ठीक है, फिर हमने 1 का निकालेंगे, 16 ये हमने किया हुआ है, 16 × 14 224, और ये किया हुआ है 784, तो इसका कितना आएगा -560। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत हार्ड होने वाली है इसमें। ठीक है, चलो अब हमको 16 का निकालना है, तो ये आएगा हमारा, ये दोनों हटा दो, तो ये आएगा 2 - 14। ठीक है, 2 - 14 कितना -12, तो एक माइनस पहले से है, ये +12 हो गया। 4 - 196, 4 - 196 माइनस का 192। ठीक है, चलो 4 × 14 56, और ये 56, 4 × 14 56, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 कैरी, तो ये आ गया 6 3 3 3 3 6। ठीक है, किसका आएगा, ये माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, प्लस का 3 3 6। ठीक है, ओहो, चलो आगे करते हैं। फिर नीचे इसका निकालते हैं, तो ये आ गया 2 - 4 यानी कि -2। फिर इसका निकालते हैं, ये आ गया 4 - 16, 4 - 16 कितना हो गया -12, तो ये हो जाएगा +12। और फिर हो गया हमारा, ये हटा दो, 4 4 16 -32, तो माइनस का 16। तो इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, एडजॉइंट a हमारा आ चुका है। ठीक है, ट्रांसपोज कर दो, तो ये रो है वो कॉलम बन जाएगा -10 180 -560, फिर आएगा 12 -192 और 336। देखो बहुत है ना, कैलकुलेटिव पेपर है, ताकि तुमको
थोड़ा मेहनत ज़्यादा करो, इतना कैलकुलेटिव आएगा नहीं वैसे फाइनल पेपर, ठीक है। तो ये एडजॉइंट ए आ गया। तो हमारा जो ए इनवर्स था, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ये फॉर्मूला में वैल्यू रहता है, एडजॉइंट ए के साथ बाहर 1/डिटर्मिनेंट ए और आ जाएगा। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ इसी लाइन में, क्योंकि दोबारा लिखना पड़ेगा ना, इसलिए। तो यहाँ मैं ए इनवर्स अगर करना चाहूँगा तो यहाँ 1/डिटर्मिनेंट ए आएगा। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अपनी आ रही है माइनस 240। ओ माय गॉड, खतरनाक वैल्यू आ रही है ना, ठीक है। चलो करते हैं भाई आगे। तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, हमको अब निकालनी है वैल्यू एक्स। एक्स इक्वल टू, जैसा कि मैंने बताया था, ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स ये रहा अपना, और इंटू बी और कर देते हैं। इसी में कर दूँ क्या मैं, इसी में कर देता हूँ, तुम अगली लाइन में कर लेना। एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। तुम्हारे लिए अगली नेक्स्ट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ हम बी से मल्टीप्लाई और कर देते हैं। तो बी क्या था हमारा, बी था हमारा 15 25 15, ठीक है। 15 25 15, तो ये आ गया बाहर 1/-240। देखो ये कैलकुलेशन है थोड़ी हार्ड हो रही है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं कुछ पहले, ठीक है। तो इधर से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, और इस वाले मैट्रिक्स में से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ। तो 2 कॉमन लेंगे, 2 5 10, 2 6 जा 2 1 जा 290, तो ये आ जाएगा 2 9 जा 18, 2 6 जा 96, 6 जा ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 60, माइनस 280, ये आ जाएगा 2 1 जा 2 1 जा सॉरी 2 1 जा 1 बचेगा 13, 2 6 जा 12, फिर 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 168, 2 8 जा 60, यहाँ 5 से किया, 5 3 जा 5 5 जा और 5 3 जा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन तो तुमको ये 5 2 10 हो जाएगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर बचा 1/-24, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, ठीक है। ओ माय गॉड, बहुत खतरनाक कैलकुलेशन है। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, पता है ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। -5 मल्टीप्लाई हुआ 3 से, तो ये आया -15, 6 5 जा 30 हो गया, और ये हो गया -3, तो कितना हुआ, माइनस का 18 हो गया, -18 + 30 तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो फर्स्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट के लिए 90 मल्टीप्लाई 3 270 प्लस का, फिर आएगा 96 मल्टीप्लाई 5, ये माइनस आएगा, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 9 जा 45 48, माइनस का 480, और नेक्स्ट 6 3 जा 18, नेक्स्ट है +18, तो +18 बाद में कर लेंगे, पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो 0 - 0 उल्टा कराओ ना, नीचे बड़ा नंबर है, 0 - 0 0, 8 - 7 1, 4 - 2 2, और उसमें से किसका बचेगा, माइनस का 18 और माइनस कर देते हैं। तो 10 - 8 2, 20 - 1 19, सही है क्या, -192, ठीक है। चलो कोई मिस्टेक होगी देखेंगे फिर, है ना, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। 280 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 0, 3 8 जा 24, 2 3 2 जा 6 2 8, -840, ये 168 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 1 जा 5 3 8, अच्छा ये तो सेम ही आ गया, कैंसिल हो जाएगा, 8 3 जा 24, माइनस का 24 बचेगा ओनली, ठीक है। चलो अंदर -24 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अपना -1/2, 24 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32, 3 8 2 जा 16, ठीक है, 8 टाइम्स, तो ये 8 आ गया और ये 1 आ जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई हमारी -12, बी की 8 और सी की 1। तो हमारी मेन इक्वेशन क्या थी, बात क्या था फुटबॉल का, ax² + bx + c। यहाँ ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू -1/2 x² + 8x और +1, ये आ गया अपना आंसर। देखा कैलकुलेशन, बहुत हार्ड कैलकुलेशन है। आई थिंक CBSE का जो मेन पेपर है वो इतना कैलकुलेटिव नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, वरना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी ये, ठीक है। अब समझाना पड़ रहा है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, वरना अगर मान लो खुद ही करना होता तो ये तो बहुत जल्दी हो जाता है यही सभी क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 में है, फंक्शन गिवन है f(x) = mod x³ सो दैट f"x एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x एंड फाइंड इट। तो f"x हमको बताना कि एग्जिस्ट करता है और उसको फाइंड करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो आगे के क्वेश्चन सारे थोड़ी लेंदी है। f(x) = है mod x3, तो इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो mod x क्या होता है, +x और -x। तो +x³ आएगा व्हेन x > 0 और -x³ आएगा व्हेन x < 0, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले हमको पहले तो ये बताना पड़ेगा कि ये जो है इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कहाँ पे, x = 0 पर। तो पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, तो यहाँ a - h होता है, यानी कि यहाँ आ जाएगा 0 - h माइनस f 0 पर चेक करें ना, तो यहाँ 0 आ रहा है एक ही जगह, ठीक है, अपॉन -h, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। तो यहाँ लिया लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 - h, 0 - h <0, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो माइनस ऑफ 0 - h का होल क्यूब माइनस f0, तो इसमें 0 पुट करेंगे, 0³ डिवाइड बाई -h। तो ये जो आएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये बाहर माइनस है, एक माइनस यहाँ से आएगा, तो ये हो गया +h³ -0 अपॉन -h। तो ये -h² आएगा, लिमिट पहले कैंसिल करेंगे, वो ध्यान रखना, कभी पहले ही वैल्यू रख दो। तो h की वैल्यू 0 रखेंगे 0। इन द सेम मैनर राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो आएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 + h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाई +h। तो यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 + h, 0 + h मीन्स ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 + h का होल क्यूब माइनस ये 0³ आ जाएगा अपॉन में h। तो ये h² बाई h, h³ बाई h, तो h² बचेगा, h² में h की वैल्यू 0 पुट करेंगे 0। तो यानी कि दोनों अपनी सेम आ रही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव x = 0। तो यानी कि x = 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे f(x) विच इज इक्वल टू, तो डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x² और इसका क्या होगा -3x², 3x² और इसका हो जाएगा -3x²। ये कब है, व्हेन x > 0, और ये कब है, x < 0। तो अब यहाँ पे दोबारा हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव x = 0 पर f(x) का चेक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी दोबारा से करना होगा, ठीक है, करते हैं। तो भाई
करना ही है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव थोड़ा शॉर्ट में करूँगा, बस फॉर्मुला नहीं लिखूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f क्या आएगा 0 माइनस h, 0 माइनस h मीन्स लेस देन 0 में पुट करेंगे तो -3 इंटू 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस फिर f0 की वैल्यू क्या आएगी -3 इंटू 0 स्क्वायर, 0 आ जाएगी अपॉन में -h। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा प्लस -3h स्क्वायर अपॉन -h, वो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा तो 3h बचेगा, क्या बचेगा 3h प्लस का, और h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 आ गई। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपना कितना हो जाएगा 0 f प्लस x का। ठीक है, आई थिंक क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो, फिर हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव सेम इसी तरह से, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ 0 प्लस h यानी ग्रेटर देन 0, इसमें रखेंगे 3 इंटू 0 प्लस h का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 स्क्वायर दैट इज 0 अपॉन प्लस h, तो यहाँ आ जाएगा 3h स्क्वायर अपॉन h, वही आ जाएगा 3h, फाइनल आंसर आ जाएगा 0। तो यानी कि यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 ऑफ f प्लस x, तो यानी कि f प्लस x डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पर, बाकी सब जगह तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। तो इसका अब हम कर देते हैं डिफरेंशिएशन दोबारा से, तो अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, दैट विल बी 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 6x, और माइनस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 6x, और ये है व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये है व्हेन x लेस देन 0। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था तुम्हारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। ठीक है, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो इसी का 34 का बी वाला पार्ट देखते हैं। तो हमको ये गिवन है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, फॉर सम c ग्रेटर देन 0, और इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू जो है दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यानी इसकी वैल्यू अगर हम सोल्व करें तो उसमें ए और बी नहीं आना चाहिए। तो जो गिवन है उसको हम पहले लिखते हैं x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ऐसे ही है क्या? ठीक है, तो पहले हमको क्या क्या वैल्यू चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, करते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले पावर का होगा, चेन रूल से होगा ना, 2 इंटू x माइनस ए, और फिर इसका 1 हो जाएगा इंटू, अच्छा डी एक्स आएगा नहीं, x के रेस्पेक्ट में करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसका क्या होगा, पहले पावर का 2 इंटू वाई माइनस बी, फिर वाई माइनस बी का डिफरेंशिएशन 1, और y का कर रहे हैं हम x के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू सी स्क्वायर 0। तो ये गया उधर माइनस में, फिर ये जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2 वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू -2 x माइनस ए। ठीक है, और ये पूरा जो है वो कहाँ आ सकता है, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। तो इस पूरे को हम डिवाइड में लेके आ सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड में लेके आएंगे तो ये 2 और ये -2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, सॉरी 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा दोनों जगह से, 2 हुआ हमारा कैंसिल। तो ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसान है, हमने ओनली फाइंड किया है डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। चलो फाइंड करते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। तो यहाँ जो है यू बाई वी फॉर्मुला लगेगा, यू बाई वी का फॉर्मुला याद होना चाहिए, नीचे आएगा वी स्क्वायर, वी सेम यू डिफरेंशिएशन माइनस यू सेम वी डिफरेंशिएशन। तो यहाँ हमने वी सेम लिखा, वाई माइनस बी, डिफरेंशिएशन ऑफ यू क्या आएगा -1, बीच में माइनस, फिर क्या आएगा यू सेम दैट इज माइनस एक्स माइनस ए, तो ये हो गया प्लस, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वी, वी का डिफरेंशिएशन क्या होगा वाई माइनस बी का 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये तुमको ध्यान रखना है। अपॉन में क्या आएगा वाई माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस अब हमको यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख देनी है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो दैट विल बी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। तो वाई माइनस बी एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम क्या लिया वाई माइनस बी, तो वाई माइनस बी मल्टीप्लाई वाई माइनस बी, तो ये आ जाएगा वाई माइनस बी होल स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन, और यहाँ वाई माइनस बी एलसीएम लिया तो यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो यहाँ से मैं ऊपर से माइनस कॉमन लूँगा, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, यही ले लो क्या माइनस कॉमन, चलो इसमें ले लेते हैं। तो ये बना वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन, अच्छा ये 2 था ना, तो ये पावर 3 होगी वाई माइनस बी होल क्यूब। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू इक्वल है सी स्क्वायर के, तो ये आ गया हमारा माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। तो हमने डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दोनों की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब कुछ नहीं, इस इक्वेशन में हमको पुट करना है, तो इस इक्वेशन में क्या पुट करेंगे वैल्यू, चलो रखते हैं। तो ये आया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्या आएगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर, और पूरे पे पावर कितनी है 3/2 अपॉन में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो कि हमने ये फाइंड किया, ये रखना है माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी और क्यू। ठीक है, चलो यहाँ एलसीएम लेंगे तो वही बन जाएगा क्या, वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर, और पूरे की पावर है 3/2 और डिवाइड बाई है माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यू। तो यहाँ देखो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, सी स्क्वायर के। क्वेश्चन में देखो ना, क्वेश्चन में देखो ये क्या है, ये क्या है, सी स्क्वायर के इक्वल है ना, तो ये हम सी स्क्वायर यहाँ इसी जगह पुट कर सकते हैं, मैं यही पुट कर रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक समझ जाओगे तुम। ठीक है, तो यहाँ हम क्या पुट कर सकते हैं, सी स्क्वायर। तो देखो सी स्क्वायर की पावर 3/2 क्या आएगी, सी क्यूब, वाई माइनस बी स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो पावर 2 कैंसिल होगी, 3 बचेगी, वाई माइनस बी क्यूब मल्टीप्लाई, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा तो नीचे सी स्क्वायर आ जाएगा, और वाई माइनस बी होल क्यूब यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया माइनस, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। यहाँ ए और बी नहीं आ रहा है, बस इतना ही हमको प्रूफ करना था, इतना प्रूफ करने के लिए हमको इतना सारा कुछ करना पड़ा। ठीक है, चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक्चुअल में मिसलेनियस का क्वेश्चन है। ठीक है, देखा हो तो देखा होगा तो चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 हुज वेक्टर इक्वेशंस आर, ये वेक्टर इक्वेशंस गिवन है, और इसमें हमको क्या फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन नॉर्मली क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो यानी कि यहाँ पे जो ये है इसको हम A1 बोल देते हैं, इसको B1, तो यहाँ A2 वेक्टर और B2 वेक्टर। ठीक है, चलो तो पहले वैल्यू मैं लिख दूँ क्या,
ये समझ जाओगे यहीं से समझ लेना, ठीक है। तो ये A1 है, यहीं पे थोड़ा डिनोट कर देता हूँ A1, दिस इज B1 डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट लाइन, दिस इज A2 पॉइंट ऑफ सेकंड लाइन, ठीक है, वेक्टर के रूप में है, और दिस इज B2 वेक्टर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, यहाँ देखो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर, क्या इनकी डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है? देखो यहाँ आएगा 7 डिवाइड बाई 1 और ये -6 डिवाइड बाई -2, क्या रेशियो सेम आ रहा है? नहीं आ रहा। तो यानी कि ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन तो नहीं है, तो पैरेलल लाइन नहीं है स्क्वायर लाइन, तो स्क्वायर लाइन में डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो याद रहना चाहिए, दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है। तो हमको ये सब वैल्यू निकालनी पड़ेगी, A2 माइनस A1 निकालना पड़ेगा, A2 को A1 में से माइनस करके B1 क्रॉस B2 इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करके वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे, बस इतना सा काम करना है हमको। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। पहले हमको निकालना है A2 माइनस A1, तो A2 ये है, A1 ये है, तो 3 i कैप और ये हो जाएगा प्लस i कैप, तो कितना हो गया 4 i कैप, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। 5 j कैप माइनस माइनस j कैप, तो ये हो जाएगा प्लस j कैप यानी कि 6 j कैप, फिर ये 7 k कैप प्लस k कैप यानी कि 8 k कैप, तो ये आया हमारा A2 माइनस A1, ठीक है। अच्छा, आगे हम निकालते हैं B1 क्रॉस B2, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? लिखते हैं i j k, B1 के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 1, और यहाँ है 1 माइनस 2 1, ठीक है। सोल्व करते हैं, तो यहाँ आएगा बेटा i कैप मल्टीप्लाई आएगा -6 + 2 यानी कि -4 i कैप, फिर j कैप लेंगे तो ये आएगा 7 माइनस 1 यानी कि 6, और यहाँ बीच में माइनस लेते हैं तो ये हो जाएगा -6 j कैप, फिर k कैप वाला लेंगे -14 और -6 -14 + 6 यानी कि -8, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं, वो भी चाहिए हमको। तो मैग्नीट्यूड में क्या आएगा? 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64, ये दोनों हो गया 100 116। इसका अपना फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं क्या आता है। तो 2 5 10, 2 8 16, 2 2 4, 2 9 18, तो ये आ गया 2 बाहर आ जाएगा 2√29, ठीक है। चलो सब वैल्यू पुट कर देना है और कुछ नहीं करना है। अच्छा, ये डॉट प्रोडक्ट पहले निकालना चाहो तो इन दोनों का डॉट कर लो, या फिर उसमें रख के फिर कर देना, या मैं कर देता हूँ अभी, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 कितना आया? 4 इंटू -4 कितना आ जाएगा? -16। ऐसे ही 6 इंटू -6 कितना आ जाएगा? -36। फिर के वाला 8 इंटू -8 कितना आ जाएगा? -64। तो ये तो उतना ही हो जाएगा 116 माइनस का, ठीक है। इसमें मोड होता है इसमें, ठीक है, वो ध्यान रखना। चलो, तो बस अब कुछ नहीं करना, अब हमको फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है, D इक्वल टू A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये हमने निकाला -116 अपॉन, और इसका निकाला हमने 2√29 का मोड, इसको 2 से कैंसिल कर दें तो ये आएगा प्लस का तो हो जाएगा, पता है, 2 से कैंसिल कर दो, 2 5 10 और 2 8 16, 58 अपॉन √29। 58 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 29 बाई √29, तो ये कैंसिल होकर क्या बचेगा ऊपर? √29, तो √2 यूनिट आ गई डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स, ठीक है। चलो, तो बस कुछ नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए था, बस आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 1 2 1, एक पॉइंट है 1 2 1, यहाँ लिया हमने पॉइंट 1 2 1, ये पॉइंट है, इसकी इमेज निकालने विद द रिस्पेक्ट टू द लाइन, ये लाइन गिवन है हमको, लाइन की इक्वेशन है x माइनस, यहाँ तो लिखा नहीं जाएगा पूरा, इस साइड में लिख देता हूँ, x माइनस 3, अच्छा ये लिखी हुई है, अच्छा चलो लिख देता हूँ, ठीक है। चलो, तो लाइन की इक्वेशन है x माइनस 3/1, y प्लस 1/2 और z माइनस 1/3, ठीक है। अच्छा, तो इसकी इमेज, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, तो इस पॉइंट की इमेज कहीं बनेगी यहाँ नीचे, इस पॉइंट को P बोल देते हैं, इस पॉइंट को Q बोल देते हैं, जो कि इमेज है, उसके कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है, ठीक है। और क्या है? ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज, तो ये पॉइंट और इमेज इन दोनों को जॉइन करने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन और हमको निकालनी है। चलो भाई देखो ध्यान से, सबसे पहला काम इस पॉइंट को भी ले लेते हैं, ले लेते हैं। सबसे पहला काम, इस लाइन की इक्वेशन को, जो कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, इक्वल टू लैम्डा लिख के हम पॉइंट R के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते हैं, सीधा लिख दूँ R के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? तो ये आया x माइनस 3 इक्वल टू लैम्डा, ऐसे एक करके इक्वल करके करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा? लैम्डा प्लस 3, क्या आएगा? x कोऑर्डिनेट लैम्डा प्लस 3। ऐसे ही हम निकालेंगे फिर y का कोऑर्डिनेट, तो ये है y प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू है लैम्डा, तो ये 2 गया मल्टीप्लाई में और ये 1 चला जाएगा फिर माइनस में, तो ये आया 2 लैम्डा माइनस 1। फिर हम निकालते हैं z के कोऑर्डिनेट, तो z में आ जाएगा 3, दिख रहा है, 3 मल्टीप्लाई जाएगा 3 लैम्डा देन प्लस 1, तो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए? R के। अब ध्यान से देखो, PQ लाइन और ये जो लाइन गिवन है दैट इज बहुत परपेंडिकुलर लाइन है, तो इनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या आएगा? 0। तो बस हमको डायरेक्शन रेशियो निकालना है। इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो गिवन है सीधा 1 2 3, ठीक है। इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो अब हम निकाल सकते हैं, P के कोऑर्डिनेट है, R के कोऑर्डिनेट है लैम्डा के फॉर्म में, लेकिन है तो सही ना, तो हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ PR फाइंड कर सकते हैं बाई x2 माइनस x1, तो क्या आएगा? लैम्डा प्लस 3 माइनस 1, तो क्या बच जाएगा? लैम्डा प्लस 2, फिर आएगा 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 3, फिर z माइनस z1 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, तो ये बच जाएगा ओनली 3 लैम्डा, ठीक है। चलो, तो आगे देखते हैं भाई, ये आ गया A1 A2 A1 B1 C1, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PR, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ इस लाइन को नेम दे देते हैं AB, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB हमको पता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB जो कि 1 है 1 2 3, ठीक है। चलो, ये क्या हो गया? A2 B2 C2, बस अब फॉर्मूला हमको एक लगाना है, कौन सा फॉर्मूला है? A1 A2, क्योंकि दोनों लाइन्स क्या है? परपेंडिकुलर, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, तो A1 इंटू A2 1 से मल्टीप्लाई यानी कि लैम्डा प्लस 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 लैम्डा माइनस 6, C1 C2 करते हैं 3 लैम्डा मल्टीप्लाई 3 तो 9 लैम्डा इक्वल टू 0, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1 4 कितना 5 5 9 14, 14 लैम्डा माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0, तो 14 लैम्डा इक्वल टू 4, तो लैम्डा इक्वल टू आ गया हमारा 4/14, दैट इज 2 से कैंसिल करेंगे 2 2 4 2 7 14, 2/7, किसकी वैल्यू आ गई? लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है हमारी, दैट इज 2/7, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं।
लैम्बडा की वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारे पास आर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो आर के कोऑर्डिनेट एक्चुअल कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो ये है लैम्बडा प्लस 3 यानी 2/7 + 3 कितना आएगा 7 × 21 + 2 23/7, ठीक है। फिर यहाँ आएगा नेक्स्ट है हमारे पास 2 लैम्बडा -1 तो 2 × 2/7 4/7 -1 तो 4 - 7 तो -3/7, ठीक है। अच्छा फिर हमको लैम्बडा की वैल्यू रखनी है यहाँ पे 3 लैम्बडा +1 में, तो 3 × लैम्बडा 3 × 2/7 तो 6/7 + 1 तो ये 6 + 7/7 यानी 13/7। तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुका है, ठीक है। क्या फाइंड करना था हमको इमेज, तो यानी कि हमको क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्यू के कोऑर्डिनेट हम बोल देते हैं अल्फा बीटा गामा, तो पी क्यू का मिड पॉइंट आर है, इसका यूज कर लेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला का। आर इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो पी क्यू का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे पी क्यू में, तो x1 + x2 / 2 यानी कि 1 + अल्फा / 2 2 + बीटा / 2 1 + गामा / 2 1 + अल्फा / 2 और कितना था 2 + बीटा 2 या 2 + बीटा / 2 1 + गामा / 2 2 + बीटा / 2 और 1 + गामा / 2 दैट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ आर। तो ये आ गया 23/7 -3/7 और 13/7, ठीक है। तो एक मैं सोल्व करके बता देता हूँ, बाकी तुम सोल्व कर लेना, ठीक है। चलो जैसे कि x वाले सेम कर देंगे, तो यहाँ है 23/7 विच इज इक्वल टू 1 + अल्फा / 2 2 मल्टीप्लाई में आ गया यहाँ, तो कितना हो गया 46/7 इक्वल टू 1 + अल्फा, तो ये 1 आ जाएगा माइनस में, तो 46/7 - 1 तो 46 - 7 तो कितना आ जाएगा 39/7, तो अल्फा इक्वल टू आ गया 39/7। इसी तरह से हम बीटा निकाल लेते हैं, निकाल लोगे क्या, चलो मैं निकाल देता हूँ, बाद में तुमको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कोई भी, है ना। तो -3/7 इक्वल टू 2 + बीटा / 2, अब थोड़ा शॉर्ट में करूँगा, तो ये -6/7 और ये -2 विच इज इक्वल टू बीटा, तो ये आ जाएगा 7 × 14 और 6 -20/7 इक्वल टू आ गया हमारा बीटा। गामा निकालते हैं, तो 13/7 इक्वल टू 1 + गामा / 2, तो ये हो गया 26/7 इक्वल टू 1 + गामा, तो 1 माइनस में आ जाएगा 26/7 - 1 इक्वल टू गामा, तो 26 - 7 यानी कि 19/7। तो ये हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, एक तो आया 39/7 -20/7 और 19/7 किसके पॉइंट क्यू के, यानी कि इमेज हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। चलो अब आगे हमको निकालनी है इक्वेशन और निकालनी है पी क्यू की इक्वेशन, है ना। लाइन जॉइनिंग क्या बोला, लाइन जॉइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज, ये और इमेज हमने जो अभी निकाली उसका, यानी कि क्यू ये रहा और पी हमारा है 1 2 1, इन दोनों से जो लाइन जॉइन होकर आ रही है उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो वेक्टर इक्वेशन या फिर दूसरी क्या है कार्टेशियन इक्वेशन, कोई सी भी निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे तो फॉर्मूला लग जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्बडा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। यहाँ पे a1 वेक्टर तुम्हारा ये हो जाएगा, a2 वेक्टर ये हो जाएगा, सिंपल सा। अगर तुम कार्टेशियन इक्वेशन निकालोगे तो फॉर्मूला लग जाएगा x - x1 डिवाइड बाई 2 पॉइंट से जाने वाली कार्टेशियन इक्वेशन x2 - x1 और y - y1 डिवाइड बाई y2 - y1 और z - z1 डिवाइड बाई z2 - z1, ठीक है। तो मैं ये वाली थोड़ी सोल्व कर देता हूँ, x मैं इसको ले लेता हूँ x1 y1 z1 और ये हो गया x2 y2 z2, तो यहाँ x - 1 आएगा, y - 2 आएगा और z - 1 आएगा डिवाइड बाई, तो 39/7 -1 करेंगे, ठीक है। तो माइनस कर देता हूँ जल्दी से, 39/7 -1 तो ये हो जाएगा 39 - 7 यानी कि 32/7, ठीक है। और ऐसे ही इन दोनों को माइनस करेंगे तो 7 × 14 -34/7 और ये 19/7 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना 12 आएगा क्या, हाँ 12/7, ठीक है। ये 7 कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्शन रेशियो में, तो और इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये आ गया कार्टेशियन इक्वेशन, तो x - 1/16 और y - 2/17 और z - 1/2 6 ये आगे कार्टेशियन। तो ऐसे ही हमारी ऐसी ही इक्वेशन अपनी कौन सी आ जाएगी, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी, जिसमें a1 वेक्टर क्या आएगा हमारा i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्बडा और अंदर आ जाएगा 6i - 17j प्लस 6k, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो कॉमन लेना पड़ेगा, वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो तो आई थिंक वेक्टर इक्वेशन तो तुम फाइंड कर लोगे, ठीक है। चलो आगे सुनो, बाकी इसने इक्वेशन पूछी है तो कोई सी भी एक फॉर्म में भी हम इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारे सेक्शन ई पर आ चुके हैं, जो कि है हमारे केस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। सिक्स है केस स्टडी 1, जो कि रमेश द ओनर ऑफ ए स्वीट सेलिंग शॉप, रमेश एक ओनर है स्वीट सेलिंग शॉप का, परचेज्ड सम रेक्टेंगुलर कार्ड बोर्ड सीट्स ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर। तो इस डायमेंशन की उसने कुछ रेक्टेंगुलर कार्ड क्या किए, परचेज किए, ठीक है। चलो तो रेक्टेंगुलर कार्ड हम बना लेते हैं, तो इस तरह से उसने रेक्टेंगुलर कार्ड जो है वो परचेज किया, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या है 25 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर, तो ये जो ब्रेथ है उसको ले लेते हैं 25 सेंटीमीटर और ये है जो लेंथ उसको 40 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आगे बोल रहा है टू मेक कंटेनर पैकेट्स विदाउट टॉप लेट x सेंटीमीटर विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट आउट फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर से एक क्या कर रहा है स्क्वायर शेप का कॉर्नर से स्क्वायर शेप कट कर रहा है, टू गिव दैट सीट द शेप ऑफ द कंटेनर बाई फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप्स। तो यहाँ पे एक स्क्वायर कट किया x सेंटीमीटर साइड का, तो ये जो साइड है इसकी चारों साइड क्या होगी x, इसी तरह से यहाँ पे हर कॉर्नर से उसने x सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर कट कर दिया, ठीक है। चलो कट कर दिया तो अब इसको थोड़ा रिमूव करके बता देता हूँ कि ये शेप अब ऐसे हो चुकी है, ठीक है, ठीक है। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स था वो अब अपना ऐसे बन चुका है, ठीक है। अच्छा तो इसका देखो बॉक्स बनाना इजी है, बहुत ईजी है इसका बॉक्स बनाना। ये इसकी साइड हो जाएगी, है ना, इसको ऐसे ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे, ठीक है। किस साइड में फोल्ड करेंगे इसको, ऊपर की साइड ऐसे, ठीक है। यहाँ बीच में से ऐसे ये फोल्ड हो जाएगी ऊपर, ठीक है। एक साइड ये हो जाएगी, एक साइड हो जाएगी, एक साइड हो जाएगी, ये नीचे बेस हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इससे बॉक्स कैसे बनेगा, ठीक है। चलो और बेस हमारा रह जाएगा ये हमारा बेस होगा।
जहाँ पे मैंने ये डॉट डॉट लगाया यहाँ से इनको ऊपर की साइड फोल्ड कर देंगे तो बिना विदाउट टॉप का एक बॉक्स बन जाएगा। अब देखो जो बेस का है, बेस का डायमेंशन क्या होगा, बेस की लेंथ क्या होगी, तो बेस है हमारा देखो यहाँ से यहाँ तक 40 है, हमने इधर से x रिमूव किया, इधर से x रिमूव किया, तो ये जो लेंथ है वो क्या बची 40 माइनस 2x। ठीक है, ऐसे ही ये ब्रेथ है, यहाँ से x रिमूव किया, यहाँ से x रिमूव किया, तो ये जो ब्रेथ है, ये जो ब्रेथ है वो कितनी बचेगी 25 माइनस 2x, और इसको हम ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे तो ये जो x है दैट विल बी हाइट। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, एक्सप्रेस द वॉल्यूम v ऑफ ईच कंटेनर एज फंक्शन ऑफ x ओनली। तो इसका वॉल्यूम बताना है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स का, यानी कि क्यूबॉइड का LBH, तो लेंथ कितनी है 40 माइनस 2x, L इंटू बी, बी कितना है 25 माइनस 2x इंटू h, h हाइट कितनी है x। ठीक है, तो ये फर्स्ट का अपना आंसर हो चुका है। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में पूछा है फाइंड डी वी बाई डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वी बाई डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो दो तरीके से कर सकते हैं, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू से कर सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन, या एक काम करते हैं इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे थोड़ा इजी हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको चलो पहले हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो v इक्वल टू आएगा, पहले इन दोनों को कर लेते हैं 40 मल्टीप्लाई 25, 25 4 100, तो ये हो गया 1000, 40 मल्टीप्लाई माइनस 2x तो कितना आएगा माइनस का 80x, ये आ गया माइनस 50x, और फिर माइनस 2x से किया तो आ गया 2x स्क्वायर, और बाहर मल्टीप्लाई में क्या है x, अब x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई x कितना होगा 2x क्यूब, टोटल x कितना होगा यहाँ पे माइनस 80 माइनस 50, तो माइनस का 130x इंटू x और होगा माइनस 130x स्क्वायर और 1000x। तो ये थोड़ा आई थिंक आसान रहेगा इसका डिफरेंशिएशन करना। सेकंड वाला पार्ट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा 3 to 6x माइनस 260x प्लस 1000x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया अपना डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट में पूछा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द वॉल्यूम ऑफ ईच कंटेनर इज मैक्सिमम, तो इसके लिए हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा पहले, तो डी वी बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो उसके लिए पहले इसको हम क्या कर लेते हैं फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसका। ठीक है, ठीक है, अच्छा एक मिस्टेक हो गई, यहाँ 2x इंटू 2x कितना आएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ है हमारा 4x स्क्वायर आएगा, यहाँ 4x स्क्वायर इंटू x 4x क्यूब, और ये 4 3 12x आ जाएगा भाई, है ना, ध्यान से करना है। ठीक है, एक छोटी सी गड़बड़ से पूरा आगे पूरा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं 12 आ सकता है, 12 to 24 नहीं 12 नहीं आएगा, 6 ले सकते हैं, 6 हो जाए 24 to 20 नहीं आएगा। ठीक है, तो 4 आ जाएगा कॉमन, तो ये आएगा 4 3 12 3x, यहाँ स्क्वायर भी आएगा 3x माइनस 4 6 24 225 प्लस 4 2 8 कितना बचेगा 220 4 5 250। तो अब इसका हमको करना है क्या फैक्टराइजेशन, तो मल्टीप्लाई होना चाहिए 750 और ऐड होना चाहिए माइनस 65, तो ऐसे दो नंबर्स हमको चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर हो जाएंगे 15 5 75 होता है 15 और 50, और दोनों को माइनस कर लेंगे, देखो दोनों का ऐड माइनस 65 हो रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई 750 हो रहा है। ठीक है, चलो तो ये दोनों हम ले लेते हैं। ठीक है, चलो तो इसका फैक्टराइज कर देंगे, तो ये आया 4 इंटू और ये 3x स्क्वायर है, ये तो समझ में आ गया ना 4 3 12x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन तो यहाँ x स्क्वायर चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, जो माइनस 65 था उसको हमने लिखा माइनस 15x और माइनस 50x प्लस 250, तो ये हो गया हमारा 4 इंटू यहाँ से कॉमन लिया 3x, तो यहाँ तो x बचेगा 3 5 15, तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ से 50 कॉमन लिया माइनस। ठीक है, तो कितना आएगा x और यहाँ 55 250, तो हमारे पास जो इसके फैक्टर्स हो गए वो हो गए 4 3x माइनस 50 और x माइनस 5। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर हो गए। तो यहाँ से अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं, तो थर्ड में जो हमको करना है क्या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ ईच कंटेनर इज मैक्सिमम, कंटेनर की वैल्यू जो है वो क्या आनी चाहिए मैक्सिमम। चलो तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यानी कि ये इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू कब होगा 0, या तो क्या हो 3x माइनस 50 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारी x इक्वल टू 50/3 और एक यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5, तो ये हो गए हमारे क्रिटिकल पॉइंट। अब इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट को कहाँ पुट करेंगे डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर में, तो डबल डिफरेंशिएशन करते हैं भाई, डबल डिफरेंशिएशन डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी वी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ से कर देते हैं, यहाँ थोड़ा टफ होगा इंटू वी लगाना पड़ेगा, यहाँ कर देता हूँ, तो ये आया 12 2 24x माइनस 260, कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले सकता है, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा कॉमन, 4 6 24 और यहाँ जाएगा 4 6 24 to 24 5 ठीक है, तो ये हमारे पास डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा आ चुका है। तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम x इक्वल टू 50/3 पर और 5 पर, जहाँ पे ये लेस देन 0 होगा तो वहाँ क्या बोलेंगे कि वो पॉइंट किसका है मैक्सिमा का पॉइंट है। चलो तो यहाँ पे पहले हम डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर में पहले हम 5 पुट करके देख लेते थे, 4 इंटू 6 5 30, सीधा 30 लिखो ना, 6 5 30 माइनस 65, तो नेगेटिव आएगा पता ना, 30 माइनस 65 माइनस 35 इंटू 4, तो ये आएगा लेस देन 0, इट मीन्स x इक्वल टू 5 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो वही हमसे पूछा गया था मैक्सिमा का पॉइंट क्या है, तो वो x इक्वल टू 5 है। दूसरा 50/3 भी पुट करके देख सकते हैं, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो वो पॉइंट जो होगा, ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, मिनिमा का पॉइंट होगा। ठीक है, चलो इसी का फिर नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। चलो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो क्या है, चेक वेदर वी हैज़ ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इक्वल टू 65/6 और नॉट। तो 65/6 पर इसका जो और वाला है या बी वाला पार्ट है बोल रहा है कि x इक्वल टू 65/6 पर ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है। तो वो कैसे पता करते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम चेक करेंगे डी वी बाई डी एक्स तो यहाँ पे 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, 65/6 पर तो नहीं होगा, 0 0 दो ही कंडीशन में हो रहा है, या तो x इक्वल टू 50/3 पर या फिर x इक्वल टू 5 पर। तो क्या बोल सकते हैं हम, डी वी बाई डी एक्स एग्जिस्ट, डी वी बाई डी एक्स 0 नहीं हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर की। तो डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर जो है उसमें हम एक वैल्यू लेके देखेंगे 65/6 से लेस देन और एक वैल्यू 65/6 से ग्रेटर देन, दोनों रख के देखेंगे। फिर अगर इसका साइन चेंज होता है डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर का, तो इट मीन्स इट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं भाई, चेक करते हैं। तो सबसे पहले 65/6 लगभग किसके इक्वल है, 6 1 जा 6
फिर यहाँ 0 आ जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 6 1 जा तो 550, 6 8 जा 48, 2 20, 6 3 जा 18, फिर ऐसे है ना, तो ये आएगा लगभग। तो हम एक वैल्यू 9 रख के देख लेते हैं d2v/dx² में। तो कहाँ रखना है 9 हमको, यहाँ पे, ये जो यहाँ पे नहीं, इसमें रख देते हैं कॉमन वाले में, यहाँ पे। तो ये आएगा हमारा 4 × 6 × 9 माइनस 65, 6 9 जा 45 माइनस 65 नेगेटिव आ जाएगा। तो d2v/dx² का जो वैल्यू है लेस देन 65/6 पर वो नेगेटिव आ रहा है। फिर हम वैल्यू देखेंगे किस पर, ग्रेटर देन एट x = 65/6 प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं एट x = 65/6 माइनस, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे 9 लिया है। तो यहाँ पे 11 लेके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे 6 × 11 माइनस 65, तो ये आएगा 4 × 6 × 11 माइनस 65। तो 6 × 11 कितना, 66 माइनस 65, 1 बचेगा, 1 × 4, यानी दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। तो d2v/dx² का जो साइन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। कब हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, जब हम 65/6 से वैल्यू लेस देन लेते हैं तो नेगेटिव है, और जब ग्रेटर देन लेते हैं तो पॉजिटिव है, यानी कि साइन चेंज हो रहा है। इट मीन्स x = 65/6 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये किसका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतने अच्छे से आई थिंक किसी भी वीडियो में तुमको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जो सैम्पल पेपर की वीडियो है वो तुम देख सकते हो, इतने अच्छे से कोई नहीं बताएगा, ठीक है। सब कुछ मैंने खुद करके आपको बताया है। चलो फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केस बेस्ड का सेकंड क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूँ ताकि लिखने में थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो तो 37 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। तो ध्यान से सुनो। एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाइक रेस अंडर 2 डिफरेंट कैटेगरीज, बॉयज़ एंड गर्ल्स। इन ऑल देयर वर 250 पार्टिसिपेंट्स। टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 250। उनमें से बाइक रेस करवा रहे हैं, 2 कैटेगरी है बॉयज़ एंड गर्ल्स की। अमंग ऑल ऑफ देम फाइनली 3 फ्रॉम कैटेगरी 1 यानी कि बॉयज़ बोल देते हैं, तो 3 आए बॉयज़ से, और कैटेगरी 2 से 2 सेलेक्ट हो गए, सेलेक्टेड फॉर द फाइनल रेस। रवि फॉर्म 2 सेट्स, बी एंड जी, 2 सेट्स उसने रवि ने बना लिया है कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए। वेयर बी रिप्रेजेंट सेट ऑफ बॉयज़, जी रिप्रेजेंट सेट ऑफ गर्ल्स, वर सेलेक्टेड फॉर द फाइनल रेस। रवि डिसाइड टू एक्सप्लोर दीज सेट्स फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। तो आंसर करने हैं क्वेश्चन के। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमारी है, एक तो ये सेट बी गिवन है एंड अनदर वन इज सेट जी, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे बात करते हैं अब हम। तो क्वेश्चन हमारे पास, रवि विशेष टू फॉर्म ऑल द रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम बी टू जी, हाउ मेनी सच रिलेशंस आर पॉसिबल। बी से जी में कितने रिलेशन बनेंगे, तो उसका फॉर्मूला है 2 to the power a into b एंड a and b आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो फर्स्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और इसमें कितने हैं, 2, तो आएगा 2 to the power 3 × 2 मीन्स 2 to the power 6। इसको सोल्व करना है तो सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसका सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड वाला पार्ट में बोला गया है, राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जी। जी क्या है, G1 G2, जी क्या है हमारा G1 G2, ठीक है। अच्छा, तो इस पर स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना है। चलो लिख देते हैं फिर। तो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है। तो अगर मैं G1 रिफ्लेक्सिव का मतलब हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन, तो यहाँ G2 तो ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव हो गया तो ये बाकी इसमें अगर कोई और एलिमेंट नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये क्या है, एक ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन है जो स्मॉलेस्ट है, इससे छोटा कोई और नहीं बन सकता। यानी कि हम अगर इसमें से ये एलिमेंट हटा देंगे तो ये क्या इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं रहेगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन इसमें सबसे छोटा वो 2 एलिमेंट्स तो कंटेन करेगा ही करेगा, और वो होंगे कौन से, रिफ्लेक्सिव वाले आइडेंटिटी सेट हो गया, कहने का मतलब G1 G2, ठीक है। चलो नेक्स्ट है इसमें, रवि डिफाइन रिलेशन फ्रॉम बी टू बी एज R1, एक सेट बना दिया बी में, ठीक है। राइट द मिनिमम ऑर्डर पेयर टू बी एडेड इन R1 सो दैट इट बिकम्स रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिए, ए एंड बी। तो ये हमारे पास रिलेशन गिवन है, ठीक है। रिलेशन क्या गिवन है हमारे पास, रिलेशन गिवन है B1 और B2। अच्छा, B1 B2 गिवन है भाई, B1 B2 और B2 B1। तो फिलहाल ये जो है हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक है ओनली, ठीक है। अब हमको क्या बताना है कि एक ऐसा सेट बनाना है जो रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो इसमें कितने एलिमेंट्स, कितने ऑर्डर पेयर वी हैव टू ऐड, ठीक है। चलो तो इसका ऑप्शन ए हम करते हैं, ऑप्शन ए। तो इसमें जो पहले से है वो लिख लेते हैं B1 B2, बीच में घुमाएगा, ठीक है, और B2 B1 ये पहले से है। तो क्या क्या ऐड करना चाहिए रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए, तो सेट क्या है हमारा, बी सेट है हमारा B1 B2 B3। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए B1 B1 B2 B2 और B3 B3 ऐड करना पड़ेगा। ये अलग कलर से मैं कर देता हूँ ताकि अलग ही दिखेंगे। तो ऐड कौन से कर रहे हैं हम, B1 B1, नीचे लिख देता हूँ B2 B2 और B3 B3। तो ये 3 एलिमेंट तो ऐड करने पड़ेंगे रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए। लेकिन अब ध्यान से सुनो, तो ये हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करने पे देखो रिफ्लेक्सिव तो है ही, लेकिन ये सिमेट्रिक भी है। देखो B1 B2 का उल्टा अपोजिट B2 B1 है, और इनकी अपोजिट तो ये होती है। तो ये सिमेट्रिक भी आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो एक एलिमेंट हम अपनी तरफ से और ऐड कर सकते हैं, कोई भी ऐड कर दो B2 B3 और इसका अपोजिट मतलब, ठीक है। तो इसका हमने B3 B2 नहीं लिया, तो यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि B1 B1 B2 B2 B3 B3 है। तो मिनिमम ऑर्डर पेयर जो हम ऐड करेंगे वो होंगे 1 2 3 4। तो 4 पेयर तो हमको ऐड करने पड़ेंगे, और इनको हम अलग से भी लिख के अपना आंसर को मेंशन कर सकते हैं। मैंने इसी में लिख दिया है, तो तुम ये 4 दोबारा से नीचे लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख के लिखोगे, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी एडेड R, और फिर ये 4 एलिमेंट, ठीक है। चलो इसका सेकंड पार्ट है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक रिफ्लेक्सिव जानते हो तुम, अभी मैंने बताया खुद का खुद से रिलेशन। सिमेट्रिक का मीन्स अपोजिट होना चाहिए, और ट्रांजिटिव का मतलब A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, देन A, C बिलोंग्स टू R, तो वो हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव। लेकिन हमको ऐसा चाहिए जो ट्रांजिटिव नहीं हो, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो, ठीक है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले तो लिखते हैं जो हमारे पास रिलेशन गिवन था, दैट इज B1 B2 B2 B1, ये गिवन था। तो इसको पहले तो हम बनाएंगे क्या, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए B1 B1 B2 B2 B3 B3 ऐड करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, तभी तो ये क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव बनेगा, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव बन चुका है, और ये साथ में क्या सिमेट्रिक भी है, लेकिन सिमेट्रिक के साथ ही ट्रांजिटिव भी हो रहा है। ध्यान से देखो, B1 B2 है, B2 B1 है, B2 बीच में मैच हो रहा है, तो फर्स्ट B1 और लास्ट B1, तो B1 B1 एलिमेंट भी है हमारे पास, और इनका तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमको ऐसा ही एलिमेंट और ऐड करना पड़ेगा
तो एक एलिमेंट अगर हम ऐसा ऐड करेंगे तो जैसे कि मैंने पिछले वाले में किया था, क्या किया था, B2 B3 ऐड किया था, तो वही मैं यहाँ पे कर देता हूँ। लेकिन B2 B3 ऐड कर दिया तो सिमेट्रिक नहीं बचेगा, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए इसका अपोजिट भी लेंगे, दैट विल बी B3 B2 और क्लोज कर देंगे। तो अब ये ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, ध्यान से सुनो। B1 B2 है, B2 B3 है, लेकिन हमारे पास B1 B3 नहीं है। समझ में आया क्या? B1 B2 एंड B2 B3 बोथ बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ट्रांजिटिव होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था, B1 B3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो यानी कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमको ऐसा ही कोई रिलेशन हमको बनाना था, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा इसका B वाला पार्ट। नेक्स्ट है, इफ द ट्रैक फॉर द फाइनल रेस फॉर द बाइकर B1 फॉलोज द कर्व, तो ये कर्व है x² = 4y। तो ये मैं लिख लेता हूँ, इसका और वाला क्वेश्चन है। ये कर्व है हमारे पास x² = 4y, साथ के साथ में इसमें गिवन है दैट x बिलोंग्स टू 0 to 20√2, x > 0 लेस देन = 20√2, साथ में y की भी वैल्यू गिवन है, यानी रेंज दैट इज 0 to 200, ठीक है। चलो, अब करना क्या है इसका, देन स्टेट वेदर द ट्रैकर रिप्रेजेंट ए 1 1 एंड 1 2 फंक्शन और नॉट। 1 1 और 1 2 ये फंक्शन है या नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, f(x1) = f(x2), f(x2). तो ये f(x1) का मतलब y, तो यहाँ से पहले हम y की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए थी, नहीं निकाली, तो मैं ये जो 4 है इसको डिवाइड में ले आता हूँ, डिवाइड बाई 4, ऐसे ही y की वैल्यू आ गई। जो मेन इक्वेशन थी वो मैं ऊपर लिख देता हूँ, x² = 4y, ठीक है। चलो, तो f(x1) = f(x2), तो f(x1) का मतलब यहाँ x1 रखेंगे तो यह x1² / 4, ठीक है, और x2 रखेंगे तो x2² / 4, ये 4 कैंसिल हो गया, x1² = x2², दोनों साइड से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो x1 विल बी इक्वल टू + -x2, लेकिन हमको ओनली +x2 लेना है। वो क्यों? क्योंकि x की वैल्यू लाइज x > 0 बट लेस देन = 20√2, यानी पॉजिटिव है, तो ओनली पॉजिटिव लेंगे। तो यानी कि ये क्या हो गया, x1 x2 इक्वल आ गया, तो क्या हो गया, f(x) जो हमारा ये फंक्शन गिवन है दैट इज 1 1। क्या लिखेंगे, ये जो फंक्शन है हमारा क्या हो गया, 1 f इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो बहुत आसान है 1 1 चेक करना। तो फिर दूसरी बात है हमारी ऑन टू चेक करना। तो ऑन टू का मतलब क्या है, तो ऑन टू दो तरीके से कर सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं कि y की वैल्यू अगर हम 0 to 200 कुछ भी लेंगे तो x की वैल्यू 0 से 20√2 ही आएगी। बिल्कुल सही बात है। तो y की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे उल्टा होता है ना भाई, नहीं समझे क्या? ऑन टू चेक करने के लिए y की वैल्यू पुट करते हैं, x की निकालते हैं, और y की हर वैल्यू पर अगर x की वैल्यू उसी सेट में आती है तो बोलते हैं ऑन टू है। तो वही बात है, जैसे मैं y की वैल्यू यहाँ पे 200 रखता हूँ, तो ये आया हमारा 200 = x² / 4, तो ये बाई 4 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 800 हो जाएगा, और 800 का रूट क्या होगा, 20√2। तो 200 से लेस देन वैल्यू लेंगे, 20√2 से तो कम ही आएगी x की वैल्यू, ठीक है। और लास्ट में अगर मैं 0 लूँगा y की तो x की वैल्यू 0 आ गई, है ना। तो मैं सीधा भी लिख सकता हूँ दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y एंड y बिलोंग्स टू 0 to 200 द वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट इन बिटवीन 0 to 20√2 हैंस द फंक्शन इज ऑन टू। या फिर दूसरा तरीका है इसका, हम बोल सकते हैं को डोमेन, जब हमारा को डोमेन और रेंज इक्वल हो जाए, को डोमेन और रेंज इक्वल हो जाए तो हम उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। तो ध्यान से सुनो, जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू हमको क्या गिवन है, x की वैल्यू जो हमको गिवन है दैट इज ये गिवन है। तो यहाँ से हम ये फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू यानी कि रेंज हमको पता चल गई, जो कि अगर को डोमेन के इक्वल आ गई तो हम बोल देंगे फंक्शन ऑन टू है। तो मैंने सबका स्क्वायर कर दिया, तो 0 लेस देन x², और यहाँ आ गया 20 का स्क्वायर 400 × √2 का 2, तो ये हो गया हमारा 800, डिवाइड बाई 4 कर देते हैं तो हमारा ये y बन जाएगा, यानी कि फंक्शन बन जाएगा। तो ये आया 0 x² / 4, और डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 200, यानी कि 0 लेस देन = y लेस देन = 200। तो y की वैल्यू, जब x की वैल्यू हम 0 to 20√2 लेंगे तो y की हर वैल्यू 0 से 200 आ रही है। तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि y की वैल्यू जब हम 0 से 200 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 to 20√2 आएगी, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हेंस f इज ऑन टू फंक्शन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख फिर, है ना, थोड़े से टफ क्वेश्चन है, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। इनको ध्यान से, अगर कोई समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देख लो, 3 बार देख लो, लेकिन इनको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। चलो देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्का अबाउट 2 केसेज ऑफ बर्ड, केज 1 कंटेन 5 पैरट 1 आउल एंड केज 2 कंटेन 6 पैरट्स। चलो दो केज बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने एक केज बनाया, केज बना सकते हैं। अब तो हम ऐसा थोड़ा नीचे बना लेते हैं, यहाँ भी बनेगा कि नहीं, चलो वैसे बना लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट बनाने की क्या जरूरत है। तो ये केज 1 हो गया, और ये यहाँ पे है हमारा केज 2, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, 5 पैरट 1 आउल, ठीक है। ये 10 नहीं है, ये 1 आउल है, और इसमें है ओनली 6 पैरट, ठीक है। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। वन डे अर्का फॉरगॉट टू लॉक बोथ केजेस एंड 2 बर्ड फ्लू फ्रॉम केज 1 to केज 2। तो ये फर्स्ट इवेंट हो रही है कि केज फर्स्ट से केज सेकंड में 2 बर्ड फ्लू करके उड़ गए, ठीक है। देन 2 बर्ड फ्लू बैक फ्रॉम केज सेकंड टू केज 1। तो 2 बर्ड आ गए हमारे पास केज सेकंड से केज 1 में। अज्यूम दैट ऑल द बर्ड्स हैव इक्वल चांस ऑफ फ्लाइंग, सभी बर्ड का फ्लाई करने का इक्वल चांस है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से हमारे पास है पॉसिबिलिटी कि 1 पैरट और 1 आउल फ्लाई करें, और वापस 1 पैरट और 1 आउल वापस आ जाए, ठीक है। चलो सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से 2 पैरट फ्लाई करें और 2 पैरट ही वापस आ जाए। थर्ड क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से 1 पैरट और 1 आउल फ्लाई करें और यहाँ से 2 पैरट वापस आए, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है टोटल, और कोई कंडीशन नहीं बन सकती, ठीक है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अब इनको अरेंज कर लेते हैं, किसको हमको क्या लेना है, ठीक है। व्हेन 2 बर्ड फ्लू फ्रॉम केज 1 to केज सेकंड एंड 2 बर्ड्स फ्लू बैक फ्रॉम केज सेकंड टू केज 1, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउल इज स्टिल इन केज 1, ठीक है। आगे जाके प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है, दोनों इवेंट होने के बाद। तो अब इसको करना कैसे, वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ इवेंट को डिसाइड कर देते हैं, जैसे कि E1, ठीक है। फर्स्ट इवेंट हमारी क्या हो रही है कि फर्स्ट केस से 2 बर्ड फ्लू कर रहे हैं, तो 2 बर्ड फ्लू करने की पॉसिबिलिटी क्या है, क्या क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है कि 1 पैरट और 1 आउल फ्लाई करें। अरे क्या हो गया, हाँ, तो क्या हो सकता है कि 1 पैरट और 1 आउल फ्लाई करे फर्स्ट से। तो इसमें 2 कंडीशन को पता लगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम बोल देते हैं इवेंट E1B, इवेंट दैट
इवेंट E1 क्या हो गया, वन पैरट एंड वन आउल फ्लू फ्रॉम केज फर्स्ट टू सेकंड, ठीक है, वन पैरट वन आउल। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, फर्स्ट केज से सेकंड केज में जाने की, तो टू पैरट फ्लू कर सकते हैं, टू पैरट फ्लू फ्रॉम केज फर्स्ट टू केज सेकंड, ठीक है। और ए जो इवेंट है दैट विल बी, ए हम मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, आउल इज स्टिल इन केज फर्स्ट, आउल इज स्टिल इन केज फर्स्ट। तो ये तीन चीज़ें हमको लेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं फ्लो डायग्राम बना के तुमको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा रहा हूँ तुम्हारे बुक के हिसाब से, ठीक है, बुक में जिस तरह से है उसी हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, बाकी और कहीं भी देख लेना बुक के हिसाब से कोई नहीं समझा रहा, सब एक सेम रटे रटाई मेथड से बता रहे हैं, ठीक है, बुरा मानने की बात नहीं है, ठीक है, और मेरे को गाली देने क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, लेकिन क्वेश्चन समझो। तो यहाँ हमने E1 E2 बनाया, तो मैंने कैसे, ऐसे ही तो बनाते हैं फ्लो चार्ट, थोड़ा नीचे बना दो, थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ऐसे, तो यहाँ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है। E1 क्या है, वन पैरट और वन आउल फ्लू फ्रॉम केज फर्स्ट टू केज सेकंड। तो वन पैरट और वन आउल की प्रोबेबिलिटी बोलोगे बेटा क्या आएगी, ऊपर फेवरेबल आउटकम में बोलो क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम में आएगा हमारा, या मैं राइट साइड में सोल्व करके बता देता हूँ, वन पैरट, तो 5 पैरट थे यहाँ, तो 5 पैरट में से एक पैरट जाएगा और एक वन आउल में से वन आउल जाएगा, डिवाइड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना, ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल आउटकम क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई एक तो वन जा सकता है या फिर 2 पैरट जा सकते हैं 5 में से, ठीक है। चलो समझ में आया, केज फर्स्ट से केज सेकंड में जाने की 2 ही पॉसिबिलिटी है, वन पैरट वन आउल, यहाँ भी देखो वही है, वन पैरट वन आउल ही गया, हम ओनली जाने की बात कर रहे हैं, तो वन पैरट वन आउल या फिर 2 पैरट, तो ये टोटल में नीचे आ गया, वन पैरट वन आउल सेलेक्ट करना और एक में 2 पैरट सेलेक्ट करना, और ऊपर फेवरेबल में आ गया जो कि हम प्रोबेबिलिटी किसके निकाल रहे हैं, वन पैरट वन आउल की। तो 5 से 1 कितना होता है, 5, 1 से 1 तो 1 ही होगा, तो यहाँ नीचे आया 5 प्लस 5 से 2 कितना होता है 5, 2 है ना नीचे, तो 2 बार ओपन कर दो कम करके, और नीचे 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 10, कितना आ गया भाई 10, ठीक है। तो ये आया 5/15। चलो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी 5/15। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो PE2 है, PE2 क्या है, 2 पैरट फ्लू करने की, तो 2 पैरट फ्लू करने की यहाँ ऊपर क्या चेंज हो जाएगा, ऊपर पैरट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेवरेबल में, तो यहाँ आएगा 5C2, और 5C2 अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हमारा 5C2 की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, तो ये आ गया 10/15, ठीक है। तो आई थिंक इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ये तो आई थिंक सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब अपना एक है आउल इज स्टिल इन केज फर्स्ट। अब ध्यान से सुनो, इसके आगे हम क्या निकालते हैं, यहाँ से जाके हम निकालते हैं PA/E1, और यहाँ से निकालते हैं हम PA/E2। तो यहाँ A/E1 का मतलब क्या है, E1 यानी कि वन पैरट, E1 का मतलब वन पैरट वन आउल गया है केज फर्स्ट से सेकंड में। अब सेकंड से फर्स्ट में कुछ भी आया हो, लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है आउल की, जो आउल है वो स्टिल इन केज फर्स्ट, आउल है वो केज फर्स्ट में ही है, ठीक है। PA/E1 और PA/E2 की हम बात करते हैं, ठीक है। तो A/E1 का मतलब क्या हुआ, E1 का मतलब क्या, E1 हो चुका है, यानी कि वन पैरट वन आउल केज फर्स्ट से केज सेकंड में पहुंच चुके हैं। तो पहले से 6 पैरट थे, तो कितने हो गए 7 पैरट और वन आउल हो गया। अब इनमें से हमको वापस भेजना है, वापस क्या भेजना है, ताकि जो हमारा आउल है वो केज फर्स्ट में ही हो, तो केज फर्स्ट में ही हो तो वापस क्या भेजेंगे हम, वन पैरट, है ना, 7 पैरट में से 1 पैरट वापस भेजेंगे और वन आउल में से 1 आउल वापस भेजेंगे। नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, तो टोटल कितने हैं भाई 8 है। अब इस 8 में से अगर मैं कोई भी 2 भेजूँ तो वो आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी 8C2, ठीक है। चलो तो इसको सोल्व करेंगे, तो ये आ गया 7/8C2 कितना आएगा, 8 × 7 डिवाइड बाई 2 × 1, तो ये आ गया 28, 7/28, तो ये आ गया इसका प्रोबेबिलिटी 7/28, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। तो नेक्स्ट केस है हमारा A/E2, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है कि जो आउल है वो केज फर्स्ट में ही है, और E2 हो चुका है, यानी कि 2 पैरट गए थे केज फर्स्ट से केज सेकंड में, तो केज सेकंड में 6 पैरट है, तो अब कितने हो जाएंगे भाई 8 पैरट हो जाएंगे, ठीक है। कितने पैरट हो जाएंगे, 2 पैरट आए तो 8 पैरट हो जाएंगे। अब हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि जो आउल है स्टिल इन केज फर्स्ट, ठीक है। तो यानी कि वापस क्या जाएंगे, वापस जाएंगे 2 पैरट, तो 2 पैरट आए थे 2 पैरट वापस जाएंगे, तो क्या हो गया ये फेवरेबल आउटकम हो गया, क्योंकि आउल इज स्टिल इन केज फर्स्ट। और नीचे टोटल भी सेम आ जाएगा, देखो ध्यान से 8 पैरट थे, तो टोटल कितने हैं 8, उनमें से 2 को वापस भेजना है, तो ये आ गया 8C2/8C2, तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 1, या बोले तो 28/28। बस अब क्वेश्चन बहुत आसान है। तो ये है हमारा ए जो कि है हमारा आउल इज स्टिल इन केज फर्स्ट, तो PA निकालना है, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। तो क्या आ गया PE1 × प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस PE2 × प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करो, तो 5/15 × 7/28, 5/15 × 7/28 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 10/15 इंटू, तो इसको मैं 1 की जगह वही ले लेता हूँ 28/28, ठीक है। 1 की जगह मैं यहाँ पे वही ले लेता हूँ 28/28 जो हमारा आ रहा था ना 8C2/8C2, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो ये 5 7 कितना हुआ 35 बाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 8 120, 12 15 2 30, तो ये आ गया 420 प्लस 280 डिवाइड बाई 420, दोनों को ऐड कर दो, तो ये होगा सॉरी 5 आएगा ना 055, अरे क्या हुआ 5, फिर 8 3 11 1 करी 315 डिवाइड बाई 420, तो इसको कैंसिल कर देते हैं भाई, ठीक है। चलो कैंसिल करते हैं, कैंसिल पहले 5 से करते क्या, 5 से कर देते हैं पहले, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20, किससे होगा 3 से कर देते हैं, 3 2 जा 3 1 जा, नीचे आएगा 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 7 से हो रहा है, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 3:4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। सेकंड जो इसमें क्वेश्चन पूछा है, सेकंड में क्या पूछा है, व्हेन 2 बर्ड फ्लू फ्रॉम केज फर्स्ट टू केज सेकंड एंड 2 बर्ड फ्लू बैक फ्रॉम केज सेकंड टू केज फर्स्ट, देन द आउल इज स्टिल सीन इन केज फर्स्ट, आउल है वो केज फर्स्ट में सीन है, यानी कि ये इवेंट हो चुकी है। और फिर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है दैट 1 पैरट एंड 1 आउल फ्लू फ्रॉम केज फर्स्ट टू केज सेकंड, 1 पैरट एंड 1 आउल यानी कि E1 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो आगे जाके जब भी पीछे पूछे तो क्या लगाना है, बेस थ्योरम, क्या लगाना है भाई बेस थ्योरम। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, यहीं पे सॉल्यूशन बता दूंगा, तो बेस थ्योरम लगा देना है हमको। तो बेस थ्योरम लगाना है कि ए हो चुका है, यानी कि आउल सीन हो चुका है केज फर्स्ट में, और ऊपर निकालना है E1, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी आ जाएगी E1 इंटू PA/E1, और नीचे आ जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी जो अभी हमने निकाली थी PE1 इंटू PA/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू
E/E2, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। तो E1 कितना है भाई, 5/15 इंटू 7/28, तो ये आया 5/15 इंटू 7/28। नीचे टोटल जो भी हमने फाइंड की थी वही आएगी 5/15 7/28, 5/15 इंटू 7/28 प्लस 10/15 इंटू 28/28, ठीक है। तो ये हो गया 35। देखो ये 15 28 सभी टर्म में है, कैंसिल हो जाएगा। 35/35 प्लस 280, तो कितना आ जाएगा 35/315। अभी सॉल्व किया था ना ये तो सभी, ठीक है। दोबारा लिखूँ थोड़ा अच्छे से, 35/315 कैंसिल कर देते हैं भाई, 7 से कर देते हैं पहले। 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 7 5 जा तो ये 5 9 जा 1:9, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ अलग नहीं था, हमको थोड़ा थोड़ा समझना है। थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। क्वालिटी ऑफ E1 यानी कि 1 पैरेट 1 आउल केज फर्स्ट से केज सेकंड में गए हैं। तो केज फर्स्ट में है क्या, कितने 5 पैरेट 1 आउल, तो 5 C1 इंटू 1 C1। और यहाँ पे जो हमने टोटल किया था उस टोटल को हम ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। ये फर्स्ट वाली इक्वलिटी एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो 5 पैरेट 1 आउल थे, उसमें से हमको क्या भेजना है 1 पैरेट 1 आउल। तो फेवरेबल आउटकम क्या हुआ 5 C1 इंटू 1 C1। नीचे टोटल आउटकम, टोटल कितने बर्ड है 6, उसमें से कितने भेजने 2 बर्ड, तो 62। ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा और भी आसान है। 62 कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, या 2 3 जा 15, तो ये आया 5/15। तो ये बहुत आसान है, ठीक है। तो इसी तरह से ये चारों क्वालिटी हमने निकाली और फिर हमने बस फॉर्मूला लगाया, एक में टोटल क्वालिटी और एक में बेस टर्म, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इतनी अच्छी तरह से मैं तुमको सोल्यूशन दे रहा हूँ, तो उसका कुछ मुझे भी बेनिफिट होना चाहिए, ताकि मैं तुम्हारे लिए आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, वन शॉट वीडियोस ही ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।